हर चीज़ की अहमियत अपनी अपनी जगह है। आज आपको हम बताएंगे कि क्रिकेट के जुनून और उससे अनथक मोहब्बत की कहानी। लाहौर के शहरी ने बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए घर की छत पर ही क्रिकेट एकेडमी बना ली है, जहां पर लड़कियां और 13 साल से कम उम्र के लड़के रोज़ाना क्रिकेट ट्रेनिंग हासिल करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां इसमें जो हैं वो कितनी एक्टिव मुझे नज़र आ रही हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और अब तक कितनी लड़कियां यहाँ से क्रिकेट सीख चुकी हैं, ये आपको हम दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है, फुटबॉल का शौक़ है, हॉकी का शौक़ है और अगर आपने कोचिंग कोर्स कर रखा है, चाहे वो लेवल 1 हो 2 हो, तो थोड़ी सी जो है उस पर परेशानी ज़रूर आएगी कि आपको बाहर काम नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी कोचिंग की है, उसके बाद कोचिंग कर सकते हैं, बच्चे आपके पास आना चाहते हैं, बच्चों को आप कुछ सिखा सकते हैं, तो बाहर आप एकेडमी बनाने के बजाय अपने घर में ही एकेडमी बना सकते हैं। तो बाहर जो है वो कॉस्टली होती है, उसका रेंट भी ज़्यादा होता है, ग्राउंड भी ज़्यादा महंगी होती है, आपको जगह भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किलात होती हैं, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास छत है और आपके घर पे आपकी खूबसूरत सी बड़ी सी कुशादा सी छत है, तो वहाँ पर आप चारों अतराफ में नेट्स लगाते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल टाउन के रिहायशी हैं और मोहम्मद शहजाद कुरैशी साहब। इन्होंने अपनी छत पर ही एकेडमी खोल रखी है, जहाँ पर बच्चों और बच्चियों को खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये कैसे ख्याल आया आपको और आपने कोचिंग कोर्स भी कर रखे हैं, तो कितने कोचिंग कोर्स हैं और कहाँ कहाँ आपका तजर्बा रहा और ये कैसे ख्याल आया आपको नेट्स लगाने का, छत पर ये एकेडमी खोलने का? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये चांस दी है कि अप्रिसिएशन कर रहे हैं आप लोग। हुआ ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से 2008 में लेवल 1 किया मैंने, उसके बाद आया ख़ियाबान अमीन टीम है, उसकी कोचिंग करता रहा, बांग्लादेश में कोच रहा मैं। फिर जब इधर आया लास्ट में लाहौर डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में कोच था। जो ये गवर्नमेंट आई वो ख़त्म हो गए, तो जब कोविड आया तो उस वक़्त मेरे बेटियों को एडमिशन करवाना था। तो आपको पता है आज कोशिश फादर की यही होती कि अच्छी जगह पे करवाया जाए, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव। तो मैंने इन्हें अपनी तरह मैंने कहा बेटा मेरे पास ये हुनर है, तो आप लोग इस पे आओ तो अल्लाह ताला आपको जो है ना कामयाब करे। तो वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब 20 मार्च 2020 को मैंने यहाँ पे चिप बोर्ड था, मैं बेटी को वो करवाया, वो मेरे पास वीडियो भी है, मैं शेयर भी करूँगा। तो मैंने जब खिलाया उसे तो मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम खेल रही है और इतना अच्छा मतलब वो आ रही है, हालांकि वो चीज़ें तो नहीं थी। तो वहाँ से मुझे इनकरेजमेंट मिली कि नहीं, मैंने बच्चों को जो है ना अपने कम से कम अपना हुनर जो है अपनी लाइफ में इन्हें देना है, ताकि ये किसी को जो हमारा चल रहा है आजकल जो डांस है माशरे में, जिस तरह हम लोग पीछे रखते हैं, उसको ये डिफेंड कर सकें। एम्पावरमेंट देनी है, बच्चियां किसी की डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ये उतना ही पाकिस्तान उनका भी है जितना मेल का है। तो बस ये लेके मैं शुरू हुआ हूँ। उसके साथ साथ ये हुआ कि साथ से नेबरिंग बच्चे आने शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है वो दिया, मीडिया ने बड़ा अच्छा आप आए, एक अच्छा मिलता है, इससे बच्चे बूस्टअप होते हैं। मुझे एक मिलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे में और हिम्मत आती है और मेरी कोशिश है कि पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट भी सुने, ग्राउंड्स दे, फैसिलिटेट करें। अच्छा शहजाद भाई, अब दे देखा है कि यहाँ पर आपकी बेटियों के अलावा भी बच्चियाँ हैं और बच्चे भी आते हैं ट्रेनिंग करने, तो ये कैसे मतलब एकेडमी कैसे खोल ली, फिर उसके बाद बच्चे बच्चियाँ कहाँ से आने शुरू हो गए? आपने तो मखसूस अपने बेटियों के लिए शुरू किया था ये सिस्टम, तो बच्चे बच्चियाँ फिर कैसे मोटिवेट हुए, कैसे उनको कितना टाइम देते हैं ट्रेनिंग के लिए रोज़? जी बिल्कुल, बच्चे जब आने शुरू हुए तो देख रहे थे सराउंडिंग के हैं सारे, तो उन्होंने देखा कि पेरेंट्स ने कि ये सिक्योर है। पहली चीज़ मैं भी एज अ फादर पहले मैं देखूंगा, कोच बाद में, कि मेरी बच्चे मेरे जो बेटियां हैं वो सिक्योर का है। तो जो माहौल मैं इन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने घर में, तो लोगों ने इधर हमारी रेपो अच्छी है, उन्होंने बेटियों को ट्रस्ट किया, हमारे पास भेजा है। आज वो माशाल्लाह वो ट्रेन हो रही हैं और वो कर रही हैं। और बाकी जो आगे चलना है उसमें ये है मेरा कि जितनी ज़्यादा बच्चियां हो सकती हैं वो आएँ और गवर्नमेंट उनको जितना भी सपोर्ट कर सकती है उन्हें करें। हम लोग जो है इन्हें फैसिलिटेट करते रहेंगे, नेक्स्ट लेवल से अबव लेवल पे आगे पीसीबी का काम है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो बच्चियाँ भी मौजूद हैं शहजाद भाई की, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कैसे शौक़ पड़ा? कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बेटियों को कहते हैं कि घर के काम ही करने चाहिए, घर में ही रहना चाहिए, तो आपके वालिद साहब ने तो आपको क्रिकेटर बना दिया, तो ये ज़बरदस्ती थी या वैसे ही आपको शौक़ था खुद?
अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ तो था, लेकिन पर वैसे कभी सोचा नहीं था कि हम लोग खेलेंगे। पापा टूर्स वगैरह पे जाते थे तो वहाँ से शौक़ चढ़ा था कि हम लोग भी खेलें। फिर पापा ने जो है ना, जब मैंने पेपर्स दिए मैट्रिक के, उसके बाद पापा ने कहा कि चलो वैसे ही खेल लेते हैं। जब उन्होंने खिलाया, उन्होंने देखा कि टैलेंट है, उन्होंने सपोर्ट किया, फिर हमें भी अच्छा लगा और मामा भी सपोर्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने शुरू किया और इंटरेस्ट फिर बढ़ता गया। अच्छा, आप पापा तो आपने कहा कि सपोर्टिव है ही है, तो मामा ही कहती कि हाथ बटाओ मेरा खाने के लिए, आप लोग क्या ट्रेनिंग करते रहते हो ऊपर सारा दिन? कहती हैं, लेकिन पर हम लोग फिर हाफ काम मामा, यानी कि ड्यूटीज़ हम लोगों ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं, हम लोग वो कर लेते तो मामा भी खुश रहती है और पापा भी। अच्छा, वेरी गुड, और बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है। आप ये बताएं कि आप बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं, किस चीज़ का शौक़ है? और मतलब शौक़ वाकई है कि ज़बरदस्ती आप पर बस सौंप दिया गया क्रिकेट? मुझे बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं स्पिन करवाती हूँ। मुझे वसीम अकरम की तरह बनना है और शाहिद अफरीदी की तरह छिक्के चौके मारने हैं, तो उनको जब मैं देखती हूँ तो मेरा बहुत पैशन बढ़ जाता है। तो इसी तरह मैं बैटिंग करती हूँ, बॉलिंग, और मैं दोनों करती हूँ। पाकिस्तान टीम में जाने का प्लान है, और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर में से मतलब पसंद है कोई आपको, या ओवरऑल कौन फेवरेट है? पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट मुझे आलिया रियाज बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे बाबर आजम भी बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर बाहर मुल्क में देखा जाए तो मुझे एलिस पेरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये तीनों मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। बहुत अच्छे। और तीसरी बेटी हैं सिदात भाई की, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि बैटिंग का शौक़ है या बॉलिंग का शौक़ है, और किसकी तरह बनना चाहती हैं, किसकी तरह जो है वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं? मुझे बैटिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर हूँ, और मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हीं को कॉपी करती हूँ, और मेरा यही ख्वाब है कि मैं उनकी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और बेस्ट प्लेयर बनूँ। जो स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर रायदा तैमूर भट्टी से गुजारिश है कि शहजाद भाई जैसे जो लोग हैं उनको स्पॉन्सर करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो आगे और मज़ीद बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकें। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा अवामी मसले की बात कर लेते हैं हम। वैसे तो ब्रेक पर जाने से भी पहले अवाम के मसले की बात हो रही थी कि जनाब बारिशें जो हैं कराची में क्या तबाही लेकर आएंगी, लेकिन एक और मसला है कराची की अवाम को दरपेश कि दूध महंगा हो गया है, और दूध महंगा होने में माफिया के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। मुसाफ़क़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये पता चला है कि कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। इस गठजोड़ के बायस ना सिर्फ दूध महंगा हुआ है, बल्कि एसोसिएशन ने मिली भगत से दूध 120 रुपये फ़ी लीटर पर फ़रोख्त किया है। इसके नतीजे में सार्फिन को रोज़ाना तकरीबन 130 मिलियन रुपए, और सालाना की अगर मैं बात करूं तो 47 अरब रुपए का नुकसान भी हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब आगे जो है दूध मज़ीद महंगा होगा, यानी मज़ीद अवाम परेशान होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? इसमें खैरियत से हूं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो रिपोर्ट है ना, इसने बड़े बड़े पोल खोल दिए हैं। ये तो कह रही है जनाब के गठजोड़ है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखें, एक तो सबसे पहले तो सब ये समझ लें कि दूध की कीमतों का तयन करना किसी भी एसोसिएशन का काम नहीं है, वो कमिश्नर कराची का काम है। अच्छा। और अगर कोई इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो कमिश्नर कराची या दीगर जितने भी इदारे हैं उस पर कार्रवाई करें। देखिए, हम जो तीनों एसोसिएशन का नाम लिया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी जो ये इंक्वायरी हुई थी उसमें हम तो अपीयर हुए ही नहीं थे। सही। और जाहिर सी बात है, ये यकतरफा तौर पे एक रिपोर्ट डब्बा बंद कंपनियों की ईमा पे जारी की गई है, और यकीनन इसके मकासद यही है कि ताज़ा दूध की 95% मार्केट को हिट किया जाए और उसे हासिल किया जाए, डेयरी सेक्टर को नुकसान पहुंचाकर और छोटे फार्मर को नुकसान पहुंचाकर। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त को, और खास तौर पर वफाकी जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे संजीदा इकदाम करने चाहिए, ना कि ओछे हथकंडे करे फार्मर्स को डराने के लिए, उनकी एसोसिएशंस को डराने के लिए, और ये भी समझिए बहुत धमकियों में नहीं आएंगे। अच्छा। और अगर ये हमें डराएंगे, देखिए हम अपना जो हमारा मुतालबा है दूध की कीमतों का, उसका हम मुतालबा कमीशन कराची से नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम कानूनी तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे, जैसा कि 4 साल पहले गए थे और हमने रेट के लिए नोटिफिकेशन की एक ऑर्डर लिया था उनसे, और कमिश्नर कराची ने जो सिंध हाई कोर्ट के अहकाम थे उन्हें नहीं माना। उसने हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक इन्हें कीमतों को या तो बढ़ाना था या घटाना था, वो इन्होंने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व कतई तो
अच्छा। नहीं, क्योंकि देखें जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक्शन कमेटी बनाते हैं और ऐलान करते हैं, एसोसिएशन उसे ऑन कर लेती है। एज एन एसोसिएशन हमारा पूरा हक बनता है हम अपने फार्मर का साथ दें। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं शाकिर साहब के जब ये मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है और आप कह रहे हैं कि मैं इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूं क्योंकि इसमें जो है वो गलत है, तो क्या अब इस रिपोर्ट के खिलाफ आपने अब कोई इकदाम उठाना है? जैसे आप कह रहे हैं कि जी इकट्ठे होते हैं, एक्शन लेते हैं, तो क्या अब इस रिपोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बज़ाहिर देखा जाए तो ये रिपोर्ट डेयरी फार्मर्स वालों को तो फिर एक बदनाम करने का तरीका है आपकी नज़र में, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे कि जो कुछ इसके अंदर है वो सच है। ये हक़ाइक़ है जी। देखें अगर वफाकी गवर्नमेंट संजीदा है ना तो उसकी कीमतें कम करने में, इसकी कीमतें कम करने के लिए, मुर्गी और अंडे की कीमतें कम करने के लिए, तो उसे वफाकी सतह पे इक़दाम करने होंगे। उसे जो देखें हम अपनी ज़रूरियात का 45% चारा पैदा अपने मवेशियों की ज़रूरियात का, और वही चारा इनकी पॉलिसी की बुनियाद पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और यकीनन हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जब एक्सपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत चारा बचता है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने का सबब बनता है उस टाइम कंज्यूमर पर। और दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, गोश्त की, मुर्गी की, अंडे की बढ़ जाती है और ये फिर जाहिर सी बात है मीडिया चीखों पुकार करता है जिसकी बुनियाद पे तमाम चीज़ें होती हैं। जब अवाम की हम बात करते हैं, जब अवामी मसलों की हम बात करते हैं, तो एक अवामी मसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया और इस हुक्म पर गुज़श्ता रोज़ कराची में राशिद मिन्हास रोड पर वाक़िआ अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग एरिया और पवेलियन एंड क्लब के खिलाफ केएमसी ने कार्रवाई की और तामीरात को मिसमार करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। अलादीन पार्क में कायम मार्केट में 400 दुकानें हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने दुकानदारों से बात की है, उनका क्या मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ मालूम किया है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में कायम मार्केट की 400 से ज़ायद दुकानों को मिसमार करने का काम शुरू किया जा चुका है। ये दुकानदार अपना सामान यहाँ से निकालना शुरू कर चुके हैं। दुकानदार अब क्या करेंगे, उनके क्या मुतालबात हैं, जानते हैं उन्हीं के ज़बानी। अगर केएमसी या केडीए ये कहती है कि ये इलीगल्स थी, तो ये 25 साल से केएमसी और केडीए ये किस जगह पे थी? कॉस्मेटिक की यहाँ पे शॉप्स थी, सबकी बाकायदा लोगों का कारोबार था। आवाम तो हम लोग जो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल ही परेशान है। जिनकी शॉप्स थी और जिनकी शॉप्स नहीं थी, जो यहाँ पे सेल्समैन एज अ वर्कर काम करते थे, जो जिनकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार रुपये थी। सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म से अपने अपील करता हूँ कि बेशक हमारी अपने शॉप्स थोड़ी, हमें इसका दुख तो बेइंतहा है, लेकिन इसके मुतालबे में हमें आप क्या देना पसंद करेंगे? इन्होंने अचानक एकदम कॉल दे दी कि 2 दिन के अंदर आप ये करें। हमारे पास तो देखिए सामान वगैरह निकालने का भी टाइम नहीं दिया इन्होंने और आगे उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आप देखें 2 साल से तो वैसे ही कोरोना में लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से परेशान थे और अब ये नई टेंशन है, तो वैसे ही हम लोग तो रोड पे आ गए। मैं खुद यहाँ पे काम करता हूँ, ये कि बस जिनके साथ काम कर रहा था बेचारा वो तो परेशान है, मैं भी परेशान हो गया। अच्छा भला काम के ना आगे ईद है उसका भी खर्चा 10 पहली बंदा परेशान है, आधा एक तो लॉकडाउन ने परेशान करा, ऊपर से ये मसले मसाइल में आगे और फंस गया बंदा। 25 साल से हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर कारोबार हो रहा है और आप ये देख रहे हैं दुकानें पूरी मालों से भरी हुई हैं। ये एक दुकान नहीं, कम और बेश 400 से 450 दुकानें हैं और ये सारा मालों से भरा हुआ है। हमारे पास रात तक कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इसे खाली किया जाए, कुछ भी किया जाए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एकदम सुबह पर आए हैं और सुबह को यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद फ़ौरन हमने अपना माल निकालने के लिए यहाँ पर इस वक्त आपके सामने खड़े हैं। गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़मरे में इस मार्केट को डाला गया है, जिसकी वजह से इस मार्केट के साथ ये गैर रवैया इस्तेमाल किया गया, जो कि नाजायज़ है। केएमसी हुक्काम कहते हैं कि इंसदाद तजावुज़ात की यह कार्रवाई आइंदा 1 माह से ज़ायद अरसे तक जारी रहेगी, लेकिन दुकानदारों का यह कहना है कि उनको मुतबादिल रोज़गार कौन और कब फराहम करेगा। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जनाब, दुकानदारों का ये मौक़िफ़ कि उन्हें कुछ मुतबादिल मिलना चाहिए, क्योंकि यकीन करें कि उनके घर का चूल्हा तो इसी के ज़रिए चलता होगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सब लोगों को
पता है कि शुएब जो है खैबर पख्तूनख्वा की सैर पर निकले हैं जनाब, और जब वो पेशावर पहुंचे तो कप्तान चप्पल ख़रीदने की ख्वाहिश उन्हें होने लगी। इसलिए उन्होंने किया ये कि चचा नूरुद्दीन की दुकान पर पहुंच गए। लेकिन जब शुएब वहां पर पहुंचे और वहां की कीमत उन्होंने पूछी कि यहाँ पर जो चप्पल है उसकी क्या कीमत है, तो शुएब की नींदें उड़ गई कि क्या वाकई इतनी कीमत हो सकती है। आपको दिखा देते हैं। पेशावर आए हैं हम, ऐसा हो नहीं सकता कि शॉपिंग न करें। जब बात हो तो पेशावरी चप्पल और उसमें भी कप्तान चप्पल ये लेने के लिए आए भी हैं हम कहाँ, चचा नूरुद्दीन के पास। और यहाँ पर इतनी वैरायटी है कि खुद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इतना रश था और आई एम श्योर जो यहाँ पर आता है चप्पल लेने के लिए कंफ्यूज तो वो हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान तब होता है जब चचा कहते हैं टाइम शाइम कोई नहीं है, चलो जाओ वापस, बहुत काम कर रहा हूँ मैं। तो चचा नूरुद्दीन से आज हम करेंगे मुलाकात। वैसे तो इनसे कई बार बात हुई, लेकिन आज चूँकि यहाँ पर थे हम तो सोचा आज मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खान साहब के लिए नए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि तैयार हो रहे हैं या कि हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चचा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, कैसे? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त। चचा माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुकान आपकी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं कंफ्यूज हो गया, इतनी वैरायटी है। मुझे ये बताएं कि ऐसा भी हो रहा है कि कोई आ रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं ले सकता? हाँ जी, हम तो देख अभी जो ईद आने वाले है, बड़ा ईद सही है, गाहक तो बहुत, कस्टमर तो बहुत आता है ना, लेकिन हमने जो ऑर्डर का काम है अभी हमने बंद किया है। सही है, काम इधर हमारे पास ज़्यादा है और ऑर्डर हम कम लेते हैं इस टाइम। अच्छा, दिन कम है ना, बड़ी ईद तक। सही है, जो ऑर्डर आता है ना उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो काम आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर आ रहा है, ये ईद के बाद बनेगा। ठीक है, हाँ, अभी हमने ऑर्डर बंद किए, जो ऑर्डर आते हैं ईद के बाद बनेगा। ये तो हो गई आवाम की बात। जरा करते हैं खास की बात, जिसके लिए आपको टाइम होता है, आप बड़ी मेहनत से बड़े दिल से बनाते हैं। यानी इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ईद के लिए इमरान खान साहब के लिए कुछ बन रहा है? खान साहब के लिए मैंने 1.5 महीने पहले शपल बनाया है। अच्छा, ये देखती 1 2 3 हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी आपके लिए। 1 2 3, क्या बात है। अच्छा, 3 कलर, एक है कैमल कलर, एक है ब्राउन कलर, एक है ग्रे कलर। तो पहले जरा इसकी बात करते हैं, क्या बात है जी, ब्लैक सोल और कैमल कलर। खान साहब का फेवरेट कलर क्या है वैसे चप्पल में? उसका वो तो ऐसा मिजाज वाला बंदा है ना, वो हर चप्पल पहनता है। क्या बात, हर किस्म कलर वो पहनता है। जो कलर मैं बनाता हूँ ना उसने कभी इनकार नहीं किया। वो बहुत अच्छा लगा, पहनते हैं सूट करती है, बिल्कुल मजा करते हैं उसके। क्या बात, मजा करती है, क्या बात है। इस चप्पल की तैयारी में कितना वक्त लगा? इसमें तो हमारा एक चप्पल में 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता लगा? 1 हफ्ता। ठीक हो गया। मैंने जब भी इनसे पूछा है कभी कि खान साहब के लिए चप्पल जो बनाई कीमत के बताते नहीं है, कोशिश करते हैं आज बता दें कितने की? इसके ये 18,000 रुपये की। 18,000 इस चप्पल का। ये नए डिजाइन है, इस पे बहुत मेहनत की। खान साहब तो कहते हैं कि गुजारा नहीं होता तनख्वाह में। खान साहब तो परेशान है, तो महंगी है। हाँ, इस वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेदर भी महंगा हो गए, क्या करें। तो खान साहब के लिए कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट करेंगे, खैर खान साहब के साथ हम जरूर करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा हुला हाथ रख लेंगे। आजकल तो हमारा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान। तो खान साहब खुद कहते हैं कि अवाम महंगाई से परेशान है और वो खुद रातों को सो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। खान साहब तो खफा होता है, महंगाई के साथ ये खफा है। बिल्कुल खान साहब कहते हैं कि सस्ता, हर चीज़ सस्ता हो जाएगा तो ठीक है। तो हर चीज़ तो महंगी हो रही है चाचा। हाँ, हर चीज़ महंगी हो गया, 18,000 का जूता हो गया, महंगाई। चलिए दूसरे पे आते हैं जी, ब्राउन कलर। इसी तरह हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगा इसमें? हाँ, हफ्ता लगता है। हफ्ता लगता है। तो ये आपने पहले कभी खान साहब को इस तरह की दी है ब्राउन कलर की चप्पल इस स्टाइल में? नहीं, ये स्टाइल हमने नहीं बनाया। ये पहले तिल्ला जो आपने इस्तेमाल किया, ये पहले भी इस्तेमाल किया? हाँ, ये तो मैंने पहले इस्तेमाल किया। हाँ, पहले इस्तेमाल किया। लेकिन जो बाहर वाला जो डिज़ाइन है ना, ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन पहले नहीं था, ये भी हमने किया। खान साहब का साइज़ है 9? नहीं, 10 11 नंबर की चप्पल खान साहब जी। क्यों? ये इसके नीचे हमने देख 2021। ठीक है जी, ये 2021 का आर्टिकल है खान साहब के लिए। ठीक हो गया। अच्छा चाचा, ये तीसरा जो आर्टिकल है ये आपने ऐसा बनाया कि मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि खान साहब कहेंगे तो नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा शौक सा लग रहा है। ये ग्रे या पहन लेते हैं इस तरह? ग्रे कलर है, पहन लेंगे। ये व्हाइट कलर कपड़ों के साथ ये पहनेगा ना, बहुत खूबसूरत लगेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लगेगा। सफेद कपड़े वैसे भी खान साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहनते हैं, वाइट ड्रेस और वाइट के साथ जनाब ये ग्रे। अब देखते हैं कि खान साहब तक ये तीनों चप्पलें बड़ी ईद तक पहुंचती हैं नहीं पहुंचती? इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेट्स सी जी कौन सी चप्पल खान साहब बड़ी ईद पर पहनते हैं। जूते के लिए हम जाए, हम तो कहते हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, लेकिन आप तो प्रॉपर साइज लेते हैं, पूरी साइज सही है। ये साइज जो है 11 नंबर साइज है खान साहब का। ठीक है। और इसका ऊंचाई जो है ना 11 और 10 मोटाई।
खान साहब का जो मिठाई है पाँव का वो 11-10। फिर बुशरा बीबी आपसे कहते हैं कि चाचा आपके ज़ाहिर है बड़ा अच्छा काम है और आप अपनी मर्जी से बनाएं, तो बुशरा बीबी के लिए आप किस रंग की चप्पल बनाएंगे? बस उसको सूट के मुताबिक हम बनाएंगे। ठीक है, जिसको वो सूट है ना उसका कलर है जो उसके साथ मैचिंग बनाएंगे। ठीक है। और कोई ऐसी पर्सनैलिटी है चाचा जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप जूता बनाएं जो आपको ऑर्डर दें? हाँ, हमारे दिल में अभी जो हमारा पाकिस्तान का फौज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बिल्कुल जी कमर जावेद के लिए आप करना चाहते हैं? हाँ, उसका मैं शौक करता हूँ कि उसके लिए मैं एक चप्पल बनाऊँ, एक तोहफा, और वो मुझे ऑर्डर दे दे, उसका नाम मैं ले लूँ। हाँ, इसका मुझे बहुत अरमान है कि उसका नाम मुझे मिल जाए। हाँ, ज़बरदस्त। चलें श्रेब, अब आप जब आएंगे तो हमारी पूरी टीम के लिए यहाँ से चप्पलें ज़रूर लेकर आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा लाहौर की बात करते हैं। जनाब, लाहौर में अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम लाहौर को ये नहीं कह सकते कि बड़ा महफूज हो गया है। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद शहरियों के जान और माल दोनों ही महफूज नहीं हैं। लूट मार और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन में मज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया गया और मुख्तलिफ वारदातों की अगर मैं बात कर लूँ तो लाखों रुपए लूट लिए गए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जहांगीर खान की रिपोर्ट दिखा देते हैं। शहरियों के माल के साथ जान भी गैर महफूज। 3 दिन में 2 शहरी मारे गए। जिया बग्गा रोड पर शहरी इरफान को डकैती के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल दुकान बंद करके वापस जा रहा था। दूसरी वारदात भट्टा चौक के करीब हुई। नामालूम मुल्जिमान ने फ्रूट खरीदते हुए ताजर से लूट मार की कोशिश की और साथ ही फायरिंग कर दी। जद में आकर ड्राइवर मंजूर जान से गया, जबकि ताजर अजहर मुख्तार शदीद जख्मी हो गया। कुछ करें इस मामले में। देखिए, 2 से 3 दिन में 2 वारदातें होना और भी कत्ल भी होना साथ। 13 जून को डाकुओं ने मांगा मंडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वारदात की और हजारों रुपए कैश लूट लिया। चूंग में मोबाइल फ्रेंचाइज में दाखिल होने वाले मुल्जिमान ने अमले और सार्फिन से नकदी और कीमती अशिया छीन ली। पुलिस का कहना है कि तमाम वारदातों के मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस मामले पर तफसीलन बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वजह है कि हम लाहौर जैसे शहर में जुराइम की वारदातें देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं? ये तो कम होनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब पुलिस के बारे में तो हमेशा ये बात की जाती है कि अब इस चीज़ पे हम तब्दीली ले आए, उस चीज़ पे हम तब्दीली ले आए। तो इन बढ़ते हुए जुराइम की वजह क्या नज़र आती है? जी, थैंक यू वेरी मच। ये आइडेंटिफाई की हैं वारदातें हमारे जो रिपोर्टिंग स्टाफ है आपका, उन्होंने। तो देखें, ये वारदातें तो बिल्कुल होती रहती हैं, लेकिन जो ये इम्प्रेशन है कि वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। क्योंकि जो अगर आप कंपैरिजन जो कि अभी हम लोगों ने छोड़ दिया है बिल्कुल भी, अगर हम कंपेयर भी करें ना, तो फिर भी ये जो डिकॉर्टी मर्डर है ये भी कम है एज़ कंपेयर टू द सेम पीरियड जो लास्ट ईयर का था। उससे लास्ट ईयर 67 के करीब थी और इस दफ़ा 50 के करीब हैं। तो वो जो कंपैरिजन में भी ये कम है। इसी तरह जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं वो भी समटाइम्स ये डिकॉर्टी के ही ज़िम्रे में आ जाते हैं, तो वो भी कम है। हैविंग सेड दिस, जो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम पुलिस जो है वो अब पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसीज़ पे जा रही हैं, और जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी दैट वाज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी से छोटा इंसिडेंट भी हो उसको रजिस्टर किया जाए। तो एक्चुअली ये इट इज़ आवर ट्रेंड टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्राइम। जिसकी वजह से ये थोड़ा सा राइज अगर कोई 1-8% का है उसमें रॉबरी में, तो वो इस वजह से है कि हर मीटिंग में हमारी स्पेशल एम्फसिस है कि जो मेजर कंप्लेंट पुलिस के ख़िलाफ़ थी कि जी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, मेरी FIR दर्ज नहीं होती, वो बिल्कुल उसको एड्रेस किया जाए। बाकी मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि लाहौर इंशाल्लाह बहुत महफूज है। मेरा अपना घर भी ये भट्टा चौक के बिल्कुल साथ ही है। मैं तो वो हम लोग दिन में रात में हमारे बच्चे फैमिलीज़ वो भी सारे इन्हीं स्ट्रीट्स पे होते हैं। तो जो 2 लाख की फोर्स है, हमारी फैमिलीज़ भी हैं, इन्हें इधर ही स्ट्रीट्स पे ही हैं, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए
मैं आपसे थोड़े से फिगर शेयर कर देता हूँ। तकरीबन 550 डॉल्फिन मोटरसाइकिल्स हैं जो ऑल ओवर लाहौर सिटी में हैं। 105 के करीब गाड़ियाँ हैं जो PRO जिसमें हमारे ऑफिसर्स होते हैं और वो पेट्रोल जिनका सोल पर्पस पेट्रोलिंग है। इसी तरह 100 के करीब मुजाहिद की गाड़ियाँ हैं, मुजाहिद फोर्स जो है विच इज़ ऑल्सो ऑन दी स्ट्रीट्स। 400 के करीब मोटरसाइकिल्स हैं और 200 के करीब तकरीबन पुलिस स्टेशन की जो गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे रहती हैं, 15 को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1350 के करीब सिर्फ लाहौर सिटी के अंदर जो है पेट्रोलिंग हो रही होती है। तो मेरी ये अवाम से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मुकम्मल एतमाद में रहें। पुलिस इज़ आउट देयर टू प्रोटेक्ट देम इंशाअल्लाह, और दिन रात हम लोग सड़कों पे हैं, बिल्कुल बिला खौफ ये जाएं। बाकी जो इंसिडेंट्स हैं इनका होना, तो उसमें आप समझते हैं कि ये एक आइसोलेशन में नहीं है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं और तो वारदात हो भी जाती है। लेकिन अल्लाह के फजल से अभी तक इन लास्ट 6 मंथ्स कोई भी मेजर ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो ट्रेस ना हुआ। अच्छा सर, माजरत के साथ मुझे ये बताएं कि क्या हम फिर इंतज़ार करते हैं कि कोई मेजर इंसिडेंट हो, क्योंकि जिस तरह से आप बात करें भट्टा चौक की जहाँ पर आपकी रिहाइश है, लाहौर की एंट्रेंस है वो, लेकिन अगर मैं हुजूम वाले इलाकों की बात कर लूँ जैसे कि चुंगी अमर सद्दू है, मजंग है, लिबर्टी है, आवाम का ज़रा रश भी यहाँ पर रहता है, इवन इचरा भी है, या फिर हम शमा स्टॉप की बात कर लें। ये जो हम मनाजिर अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो हम वीडियोज़ अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो कितना मुआविन साबित होता है? क्योंकि बकौल आपके कि अदादो शुमार में कमी आई है पिछले साल की निस्बत, इस साल आप देख रहे हैं कि अदादो शुमार नीचे आए हैं, लेकिन फिर भी सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के बावजूद इस तरह के वाक़यात होना, या फिर सरेआम लोगों को जो बाइक पे जा रहे हैं उनसे पैसे लूट लेना, ATM से निकल रहे हैं उनसे पैसे लूट लेना, सर ये तो तशवीश का बायस फिर बन रहे हैं ना? जी बिल्कुल कंसर्न है, हम सबका इस पे कंसर्न होता है। लेकिन देखें, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि क्राइम फ्री तो मतलब दुनिया में क्राइम तो होता है, न्यूयॉर्क में भी है, लंदन, किसी जगह पे चले जाए क्राइम तो हो जाता है, लेकिन जो उसका फॉलोअप है, जो डिटेक्शन है, ये यकीनी तौर पे जो सेफ सिटी के कैमराज हैं ये उनके थ्रू ही हम लोग करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्पोर्ट दैट वी हैव, जो उसको हम फॉलो करते हैं। इसी तरह प्राइवेट कैमराज लोगों ने लगाए हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उससे भी मदद मिलती है। तो ये तो डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी मदद से हमारी डिटेक्शन हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि जो क्राइम पे हमारी डिटेक्शन है वो दैट इज़ फार अहेड एज कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो उसमें जो लाहौर पुलिस है, CCPO हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन है, DIG ऑपरेशन है, इनकी टीम्स हैं, वो दिन रात काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई इंसिडेंट भी छोटा या बड़ा करे तो वो इंशाल्लाह बिहाइंड दी बार्स ही होता है लाजमी। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह के हम बात कर की तो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, सुहेल साहब के मुताबिक उससे बड़ी मदद होती है चोरों को पकड़ने में, ये इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में। बात करेंगे मौसम गर्मा के बहुत सारे फलों की, जिसमें जनाब आलू बुखारा भी है, लीची भी है, इसमें जनाब फालसा भी है, जामुन भी है, इसके साथ ही साथ जो है चेरी भी है और आड़ू भी बड़े मज़े मज़े के आते हैं। खट्टे मीठे जो फल हैं इंसानी सेहत के लिए कितने ज़रूरी होते हैं और जब अगर आप इसे वक्त पर या सही वक्त पर जब आप इसे खाते हैं तो यकीन करें ये आपकी सेहत पर कितना अच्छा जो है इम्पैक्ट डालते हैं, ये इस पर आज बात करना बेहद ज़रूरी है। फालसा जामुन मुझे तो एक ही फैमिली के लगता है क्योंकि दोनों का रंग ही सेम होता है, लेकिन इनका जायका थोड़ा अलग होता है। डॉक्टर सहज जावेद चावला हमें वो ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये जो जामुन है, ये जो फालसा है, इवन कभी कभी मैं चेरी को देखती तो मुझे इनकी बहन लगती है कि तीनों एक जैसे हैं, तीनों का रंग एक जैसे, तीनों का जायका बस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है लेकिन मज़ेदार होते हैं। इसके साथ ही साथ जो घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं कि जब गर्मियाँ हों तो गर्मियों में आलू बुखारा बहुत खाएँ, खून पैदा करता है ये। फालसे का जूस, फालसे की स्मूदी आप पिएँ, खुसूसन दोपहर के टाइम, इससे आप गर्मी से बच सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो जामुन है उसके बारे में कहा जाता है कि थोड़े वक्त के लिए आता है लेकिन ग़ज़ाइयत से ये भरपूर होता है। और अगर मैं बात करूं लीची की तो लीची भी थोड़े वक्त के लिए आती है लेकिन
इस लीची को खाने से जो है आपका जो खून की जो गर्दिश है वो बड़ी अच्छी रहती है। तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना अपने सेहत के मसले लेकर, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना उनको अपनी ग़ज़ा का आप हिस्सा बना लें। और जब हम बात करते हैं फलों की, तो बहुत सारे लोग ही कहते हैं कि फल खाने का जो बेहतरीन वक्त है वो मगरिब से पहले का वक्त होता है। यानी दिन के वक्त में आप जितना ताज़ा फल खा सकते हैं उतना ताज़ा फल खाएं। गर्मियों में होता अक्सर ये है कि दोपहर के वक्त रोटी खाने का जी नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं करता कि जनाब चावल खाएं या रोटी खाएं। तो अगर आप फ्रूट्स का एक कॉम्बो बना लेंगे जिसमें सीजनल फ्रूट्स में, जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न है तो आम अगर आप शामिल कर लेंगे, जामुन शामिल कर लेंगे, फालसा शामिल कर लेंगे, लीची शामिल कर लेंगे, आलू बुखारा शामिल कर लेंगे, चेरी शामिल कर लेंगे, तो यकीन करें कि ये दोपहर के लिहाज से बड़ी अच्छी ग़ज़ा बन जाती है। सुबह के वक्त होता है ऐसा गर्मियों में ये अमूमन कि आपका नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो दिल करता है कि बस कुछ लाइट सा खाएं। तो ये जो फल अगर आप सुबह के वक्त भी खा लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बड़े ज़रूरी हैं और बड़े अच्छे होते हैं। जब मैं फालसे के जूस की बात कर रही हूँ तो जो आपका गर्मी से बचने के एक तरीका है ना, उसके लिए फालसा बड़ा ज़रूरी है। अम्माएँ तो करती ही हैं कि फालसे का जो जूस है ना वो बना के सेव कर लेती हैं, और वो एक ऐसा मेरी तो अम्मी ये करती हैं कि वो एक ऐसा जूस होता है कि जिसको 2-3 चम्मच पानी में डालो, हिला के पी लो, और वो बड़े मज़े का बनता है। तो अगर आपको फालसा मिल रहा है, जामुन मिल रहा है, अगर आपको लीची मिल रही है, अगर आपको आलू बुखारा मिल रहा है, मतलब गर्ज गर्मियों के मौसम का कोई भी फल अगर आपको मिल रहा है ना तो आप ज़रूर खाएं। लेकिन इस पर जो हमें डिटेल जो है बात करनी बेहद ज़रूरी है। सहर जावेद चावला माहिर ग़ज़ाइयत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सहर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आई होप आप सब खैरियत से हैं। समा टीवी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो गर्मियों के नन्हे मुन्ने फल होते हैं ना, जैसे कि फालसा है या जैसे कि जामुन है, सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है बड़ी अफादियत है इनके खाने में। जो फालसा और जामुन है ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है। वैसे जितने भी हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अनाज उगाया गया वो ब्लेसिंग है, और सीजनल फ्रूट को खाना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ी हिकमत वाला हमारे पास कौन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब अल्लाह ताला ने किसी सीजन में वो फ्रूट दिया है इसका मतलब है, और अल्लाह ताला ने हर चीज हर चीज से इस्तेमाल करने का कहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह ताला के दिए फल को म्याना रवि से इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जामुन और फालसे दोनों, चाहे आप वेट लॉस की बात करें, चाहे आप शुगर की बात करें, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें, चाहे आप दिल के मरीजों की बात करें, सबके लिए इसमें बहुत ज्यादा अफादियत है। जिन लोगों को खून की कमी होती है आपके पास, जो लोग एनीमिक होते हैं आपके पास, उनके लिए जामुन एक बहुत अच्छी चीज है। जामुन एक तो आपके पास ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, लिवर डिटॉक्स का काम करता है, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालता है, और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, बॉडी में आपके पास आयरन बनाता है। प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जामुन का आपके पास कैलोरी कंटेंट कम और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक्स को तो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी खुराक से पहले जो थोड़े से जामुन है उनको पीस के उनका पाउडर जो है वो चम्मच के साथ पानी में मिक्स करके उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो ये ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बढ़ाता है। आपके पास जिन लोगों को अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, वो आपके पास फालसों का इस्तेमाल करें। फालसे का जो शरबत होता है वो बेहतरीन लिवर डिटॉक्स होता है। फालसे के शरबत में आपके पास मौजूद होता है गैमालिनोलेइक एसिड, ये आपके पास एक तरह का ओमेगा 6 फैटी एसिड है। हालांकि ओमेगा 6 फैटी एसिड हमारे पास बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी करते हैं, लेकिन ये वाला ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये आपको दिल की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का डिटॉक्स है आपके पास, चाहे मैं जामुन की बात करूं चाहे मैं फालसे की बात करूं, दोनों आपके पास। अच्छा सहर, जैसे होता है ये कि फालसे को आप फ्रीज कर लेते हैं ना, माएँ फालसा मंगवाती हैं वॉश के, फ्रीज कर लिया, ऐसे जामुन के साथ आप कर सकते हैं क्या? उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आपके पास फालसे की शेल्फ लाइफ होती है वो आपके पास जामुन से ज्यादा होती है। जामुन की शेल्फ लाइफ आपके पास उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी आपके पास फालसे की होती है, लेकिन आप उसको 2 से 3 हफ्ते तक बहुत आसानी से जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। और जामुन जो है ना उसका जो पल्प होता है आपके पास वो हाजमे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जितने भी लोग आपके पास डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, गैस की शिकायत रहती है, जो IBD के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो जामुन होता है ये आपके मुंह में थूक की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सलाइवा में, थूक में हमारे पास खाने को हजम करने के एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ से ये आपके हाथ स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और इसमें प्रॉपर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपके पास गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों में आपके पास चाहे जामुन
जामुन की बात करें, फालसे की बात करें, पोटेशियम होता है। जिन खानों में पोटेशियम ज्यादा होता है वो बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होता है उसकी रिटेंशन को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जो फालसे आपके पास वो प्रॉपर आपके पास जो ब्लड की वेसल्स हैं उसमें से प्लाक को निकालने के लिए, आर्टरीज को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपके पास विजन के लिए फालसा बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपके पास विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि प्रॉपर रिसर्चेस भी की गई हैं कि वो लोग जिनका काम इस तरह स्क्रीन पे होता है, जैसे हमारा काम होता है कि आपने लैपटॉप पे बैठ के बहुत ज्यादा काम करना है, उन्होंने जब फालसे का इस्तेमाल ज्यादा किया तो जो उनके हेडेक थे, जो विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, वो बाकायदा तौर पे आपके पास कम होना शुरू हो गए। इसके अलावा आपके पास जो जामुन होता है इसमें आपके पास एक बड़ी अच्छी चीज होती है एलिजिक एसिड। ये एसिड जो होता है आपके पास बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन जो है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का जमा होना उसको कम करता है, तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा सहर, एक और चीज़ जो कि मुझे फालसा और जामुन की फैमिली से लगती है वो चेरी है, कि उसका खाना तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़रूरी है। चेरी तो आपके पास प्रॉपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, टार्ट चेरी एक्सट्रैक्ट्स, बल्कि अभी जिसमें फालसे के ओमेगा 6 फैटी एसिड की बात करी थी, इसके एक्सट्रैक्ट्स प्रॉपर रिकमेंड किए जाते हैं उन लोगों को जो अपनी विजन और अपनी स्किन अच्छा करना चाहते हैं। आपके पास जो चेरी होती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से, यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने वाले फैटी एसिड से भरपूर होती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को प्रॉपर टार्ट चेरी एक्सट्रैक्ट्स, और मैं उनको कहती हूँ कि आप चेरीज खाएं क्योंकि आर्थराइटिस आपके पास हड्डियों की इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड है। चेरीज का आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगेन कम होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे आप जामुन की बात करें, फालसे की बात करें, आलू बुखारे की बात करें, चेरी की बात करें, इवन लीची भी, लीची भी, इनका जो गाढ़ा रंग, लीची डायबिटीज के पेशेंट्स को नहीं लेते क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, अदरवाइज उसके फवाइद बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इन फलों को इतना गाढ़ा रंग क्यों दिया हुआ है? सनलाइट, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए कंपाउंड्स डाले हैं जिनको एंथोसायानिन्स कहते हैं। अब जो लोग इन खानों को खाते हैं, इन फलों, छोटे छोटे मैजिकल फ्रूट्स को खाते हैं, उनकी बॉडी में भी वो एंथोसायानिन्स आ जाते हैं, और हम लोग जो इतनी धूप की तपिश को एक्सपोज्ड रहते हैं, हमारी बॉडी में भी यूवी लाइट से प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन की अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो ये जो सुपरफिशियल फायदे, स्किन और बाल तो अच्छे रहते हैं, बॉडी में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेपनाह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फालसों में तो आपके पास विटामिन B1 और B5 की भी भरमार होती है। B1 और B5 में ये एबिलिटी होती है कि वो आप जो भी खाना खाते हैं उसको निकाल के बॉडी को ग़िज़ाइयत भी तो देनी है ना, वो उसमें से अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी को ग़िज़ाइयत देता है। तो क्योंकि ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये कैलोरीज में कम है, मैं तो कहती हूँ इनका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। किसी दिन फालसों का जूस लें, किसी दिन आप जामुन का लें, किसी दिन आप जो है खूब जो है 10-12 चेरीज एक टाइम आप साथ खा सकते हैं। ये कैलोरीज में बहुत ज्यादा लो होती हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना है कि आप मीठा भी खा रहे हैं, आप रोटी चावल भी ज्यादा खा रहे हैं, आप जंक भी खा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं मैंने ये फल खाए हैं तो नाउ आई एम डूइंग माय बिट। हाँ, तो मैंने ये फल खाया, तो अगर ये फल वेट गिराने के लिए था तो मैं पतली क्यों नहीं हो रही? अच्छा, इन फलों को खाने का बेहतरीन वक्त आपको लगता है सुबह है या दोपहर है? क्योंकि अम्मा ये कहती हैं कि निहार मुँह फल खाना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, फल कभी भी नाश्ता नहीं होता प्लीज। अच्छा। नाश्ता जो होता है वो प्रोटीन डिश नहीं होती। आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर सुबह के टाइम, हमारे इस्लाम में देखिए, आप सुबह के टाइम उठिए, सुबह की सैर को बहुत एम्फेसिस दिया गया। सुबह की सैर के बाद आपने थोड़ा सा फल खा लिया एक आध, उसके बाद आपने प्रॉपर नाश्ता करना है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर आपके बाद लेना है। फल का फाइबर और फल की एनर्जी काफी नहीं है टू फुल यू थ्रू आउट द डे। मैं फल का यूज रिकमेंड करूंगी एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। इट इज बेस्ट क्योंकि होता है, नेचुरल शुगर होता है, आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे देता है। पोस्ट मील भी आपने फौरन नहीं लेना है, आपने सुबह नाश्ता भी नहीं लेना, उसको मिड मॉर्निंग स्नैक में ले, अपने ऑफिस अपने अच्छा सा फलों का शॉपर लेके जाएं और फल खाएं। अच्छा, और ये जरा वो जो बच्चे होते हैं जो फलों से बहुत दूर भागते हैं और अम्माएं भी तवज्जो नहीं देती ना, ये जो सीजनल फ्रूट्स बच्चे खाते नहीं है, यकीनन फिर उनमें बीमारियां तो पैदा होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यकीनन एक मौसमियाती फल के अंदर उस मौसम के लिहाज से बेहतरीन अफादियत ज़रूर रखी होती है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये जो सारे मेजून वाले फल हैं ये उतारे इसलिए ताकि हम अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट से लोड कर लें, क्योंकि जिस टाइम बरसात आती है उस टाइम बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम जाती है, तो जब सीजन बदल रहा होता है इसी वजह से आपको फ्लू वगैरह होता है, तो हमें इन फलों को खाना है। उन सारी अम्माओं को जिनके बच्चे फल नहीं खाते, मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपकी तरफ से लैक ऑफ अटेंशन है, और आप अपने बच्चों को जिस की आदत डालते हैं। बच्चों को पैदा होते ही पता नहीं होता कि जंक, वो चिप्स और बिस्किट के कॉन्सेप्ट से तब फेमिलियर होते हैं जब वो अपनी माँ को खाते देखते हैं, और जब माएँ जो है वो उनको बाजार से ला के देती हैं। अगर आप अपनी बच्चों को हेल्दी फ्रूट चार्ट्स बना के देंगी, आपके पास इंटरनेट भरा हुआ है रेसिपी से, आपके पास इंटरनेट
भरा हुआ है शुगर फ्री। आपने फ्रूट पैनकेक्स कैसे बनाने, मेहनत करें, बच्चों को खिलाएं, उनका टेस्ट डेवलप करें चीजों के लिए। मैं मान ही नहीं सकती बच्चे ना खाएं। अच्छा, और आपने ये बड़ी अच्छी बात की फ्रूट चाट की। अगर हम रोजाना अपने स्पेशली हम अपने लंच में अगर फ्रूट चाट शामिल कर लें तो मुझे लगता है ये भी, इससे भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज या बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस अपने पास फ्रूट चाट ले आती हूँ। 3 से 4 फ्रूट सर्विंग्स मैक्सिमम दिन की काफी होती है आपके मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। उसकी चाट बनाए, उसमें चीनी और शरबत वगैरह ना डालें, और उसमें बेशक थोड़ी सी काली मिर्च डालें, उसको खाएं और एंजॉय करें। और चाट मसाला डाल लें आप अपना इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए, ताकि आपके मुंह को वो चीज़ लग जाए। बेहद शुक्रिया सहर, आप हमारे साथ मौजूद थी। और सेहत पर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो आप भी अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। जब हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दिए गए 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद जो है वो कर लिया है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक FATF का आइंदा इजलास 21 से 25 जून के दौरान होगा, और रिव्यू ग्रुप अपनी रिपोर्ट FATF इजलास में पेश करेगा। इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप में अमरीका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता इजलास तक 24 नकात पर अमल किया था, और पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। मुझे तो बड़ी अच्छी खबर ये लग रही है कि 27 में से 26 नकात पर काम हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इस बार पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? देखें, लगता तो यही है कि हमें अब ग्रे लिस्ट से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी होता है, आपको पता है, जियो पॉलिटिकल एंगल भी है। अभी आपने देखा अफगानिस्तान का जो है US का अफगानिस्तान से विड्रॉल की बात हो रही है, और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा करता आया और करेगा अभी। और इसी सिलसिले में जो है वो जॉइंट मीटिंग्स कुछ हुई हैं सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, और उसमें हमारा एक रोल क्रिटिकल होना और उसको फिर कनेक्ट करना FATF के साथ भी मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बेहतरी नज़र भी आ रही है। प्लस अभी आप देखें रिसेंटली ये हुआ था कि कुछ 40 रिकमेंडेशंस थी टेक्निकल कंप्लायंस पे। तो टेक्निकल कंप्लायंस से मुराद ये बहुत प्रोसीजर्स, सिस्टम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इन्फोर्स करनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर उस पर जो है उसका एक रिव्यू होता है, और वो उसमें 40 में से 31 पे हम जो है टेक्निकली भी कंप्लायंट हैं। और ये जो एक्शन प्लान था मेरे ख्याल में 26 पे अब हो चुके हैं, जो पहले 21 था। तो FATF की टीम ने ये भी रिकग्नाइज़ किया है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई के हिस्ट्री में नहीं हुई, रिसेंट हिस्ट्री में, तो कंट्री ने बहुत जल्दी, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उसने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत से काम डेफिनेटली किया है, और भी बेहतर हो सकता था। बट 26 आउट ऑफ 27 पे कंप्लायंट होना ये बड़ी बात। अच्छा, इसमें कुछ आधी कंप्लायंसेस भी हैं, मोस्टली कंप्लीट हैं, और कुछ जो है वो होता है ना कि आप 50% कंप्लायंट है, 70% है, फिर 100% है। तो इसमें हमारे पास मेरे ख्याल में हम ज़्यादातर लार्जली कंप्लायंट हैं, और इसी वजह से लगता ये है कि ये जो रिव्यू आएगा इसमें रिकमेंडेशन जो जा रही हैं उसमें ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए, मतलब होपफुली ऐसा होना है। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाइएगा। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना बेहद ज़रूरी है, इस पे काम भी हुआ है, जो नकात थे उस पर अमल दरामद भी हुआ है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की आसानी के लिए मुझे ये बताएं कि निकलने की सूरत में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखें, होता ये है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग जी, यानी कि आप दहशतगर्दी से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग दुनिया भर में की जाती है उसमें लूपहोल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके ऐसे होते हैं जिनसे उनको पैसा मिल रहा होता है, और वो कुछ कंट्रीज़ की तरफ से कुछ लूपहोल्स की वजह से वो ये चलती रहती है। और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा वो गलत तरीके से कमाएँ और उससे फिर जो है वो काले पैसे को वाइट करने के तरीके हों। तो इन सारे लूप होल्स को बंद करने के लिए FATF कुछ स्टैंडर्ड्स जो है बनाता है कि इन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करें, और फिर उनकी टीम आती है, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, देखती है कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, एक्चुअली ग्राउंड पे हो भी रहा है नहीं हो रही है। कि मैं आपको ये बता दूं, हम ग्रे लिस्ट से निकल भी जाएंगे फिर भी आपकी जो है वो सर्वेलेंस चलती रहेगी। तो होता ये है कि अगर इन 2 बड़े स्टैंडर्ड्स यानी कि दहशतगर्दी की जो सपोर्ट है फंडिंग की और काले पैसे को वाइट करना, इन पे सिस्टम्स अगर सही हो जाएं तो दुनिया
ज़्यादातर वेस्टर्न जो ममालिक हैं उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि आपके साथ वो ट्रेड करेंगे, आपके बैंकिंग सिस्टम के साथ वो कनेक्ट करेंगे और बहुत आसानी से आपको जो है वो ये कहते हैं कि आपके साथ इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ये सारा आपसे ताउन करते हैं। तो आपका ट्रेड बेहतर होता है, आपके बैंकिंग सिस्टम जो है वो मर्ज होता है दुनिया के साथ। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो तो जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो इनके साथ देखें ना, इनका फाइनेंशियल सिस्टम भी आइसोलेशन में है। हाँ। ये दुनिया के साथ उस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे आप बनाए हैं जिसकी वजह से आपको दुनिया के साथ ट्रेड और दुनिया के साथ माशी तरक्की में जो है वो शामिल होने का बड़ा मौका मिलता है। और हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का ट्रस्ट आप पे ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो मईशत है वो ज़्यादा अच्छी फिर हो जाती है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने रिव्यू ग्रुप का भी जिक्र किया कि जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप में अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, फ्रांस है और इसके अलावा भारत भी है। भारत की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक ख़तरा ही होता है कि भारत जो है वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडे के चक्कर में रहता है। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मसला पैदा कर सकता है? जी जी, बिल्कुल कर सकता है। आप देखें, जब भी FATF की कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई भी रिव्यू आता है, कोई भी अपडेट्स होती हैं, तो उनका मीडिया सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के लिए गलत खबरें निकालता है और उसकी वजह से जो है ना वो आपकी जो आजकल तो आपको होता है वॉर जो है वो थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया है और जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, उसमें आपको असले की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको फिजिकल फाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरह की जो है जंगें मिलेंगी। तो वो डेफिनेटली करता है, आपको उसका काउंटर एक नैरेटिव क्रिएट करना है, आपको अपनी लॉबिंग अच्छी करनी है, आपके बड़े कंट्रीज़ के साथ। अभी देखना अमेरिका के साथ जो विड्रॉल है, इस पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके साथ दोबारा रिलेशंस बहुत बेहतर करने की। नई एडमिनिस्ट्रेशन आई भी है US की, उनके साथ जो है अलाइन होने की। फिर चाइना आपके साथ खड़ा है, फिर तुर्की है आपके साथ। तो बड़े ममालिक के साथ आप अपनी अच्छा क्लाउड बना के रखें, डिप्लोमेसी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अपने ट्रेड ताल्लुकात बढ़ाएं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सामने रखें, तो फिर इस तरह की चीज़ें आप जो है वो आराम से झेल सकते हैं। तो देखें, इस वक्त भारत का मसला ये है कि उनके अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कोविड की 3rd वेव है, फिर पॉलिटिकली बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एथिकली बड़े मसले हुए हैं। तो हमें इस पर ये करना है कि हमें इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छी बड़ी हमारे कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे, इकोनॉमिकली हम उनके साथ मजबूती से चल रहे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरह का कोई एक कंट्री उठ के कुछ कर सकता है। मेरे ख्याल में हम आगे चलते हुए ऐसे ऐसे डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि भारत खुद कहे कि जी इनके साथ ताल्लुक बेहतरी करने में जो है वो बेहतरी है, ख़राब करने में बेहतरी नहीं। अल्लाह करे खुदा साहब ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ टेबल में बैठ के बात करें, लेकिन भारत भाग जाता है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन जब आप कोशिश करते हैं तो कोशिश रंग भी लाती है। कराची में घर के बाहर क्रिकेट खेलने से मना करने पर मुबैना तशद्दुद करके स्कूल टीचर की जान ले ली गई। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश का अमल जारी है। शाहनवाज अली कादरी हम इस मामले पर रिपोर्ट करेंगे। इन लड़कों को लेकर आए और इनका बहुत प्यार करें ताकि इन्हें पता चले किसी का घर उजाड़ता है तो ये सुना। छोटी बहन थी जो इसने हमारी बहन का घर उजाड़ा है। एक्शन ले ले पहले, कोई बड़ा काम होने से किसी और बच्चे का ऐसे ना। ये वालिद हैं न्यू कराची सेक्टर 5D के 32 साला रेहान के, जिनके जवां साला बेटे को गली के ओबाश नौजवानों ने सिर्फ घर के सामने क्रिकेट खेलने से मना करने पर कत्ल कर दिया। घर बिल्कुल गेट सामने है, ये लड़के खेल रहे हैं बिल्कुल गेट सामने, लाइट जाती है तो वो ज़ाहिर गेट खोल के लेडीज बैठ जाती हैं, आ जाती हैं, गुजर भी होता है लेडीज का। तो ये शरीफ लोगों का तो वतेरा नहीं होता ना कि इस तरह से गलियों कुचों में आके बैठे। उसके बाद भी टाइम में वहाँ कोने पे बैठ जाते थे पूरा मजमा लगा के। वालिद के मुताबिक खवातीन घर के बाहर बैठी थी। रेहान के मना करने पर झगड़ा हुआ तो ओबाश लड़कों ने घर में घुसकर बल्लों से मारा। दरवाजे भी लाते मारी, बाहर निकालो इसको, बाहर लाओ। बैट जो थे उनके हाथ में या जो भी थी उससे उन्होंने मारा। कहाँ कि उसकी चोट लगी है, किसने मारा है, क्यों क्या हुआ? तो कह रहा हमने मारा है। बोलो क्या जो करना है कर। रेहान ने सिर्फ हमें 3 लड़कों का नाम बताया था, अली, हमजा और आसिम। ये अली, हमजा और आसिम ये तीनों गली में, पिछली गली में रहते हैं, पीछे गली में ही रहते हैं जी। दोस्तों का कहना है कि रेहान बहुत शरीफ लड़का था। वो 5 लड़कों की हरकतों की वजह से झगड़ा हुआ। क्रिकेट खेलना एक मसला नहीं है, मसला ये आप अगर किसी की भी फैमिली को छेड़ोगे ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मकतूल रेहान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
एक और मामला आपके सामने मैं रखूंगी। गुजरांवाला से मामला है जहां पर शौहर ने बीवी पर बेईमाना तशद्दुद किया। जालिम शख्स बालों से पकड़कर घसीटता रहा, जूते भी मारे। सामान्य तशद्दुद की खबर चलाई तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 दिन बाद मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा खातून का इस वाक़े पर क्या कहना है, इस वक्त नुमाइंदा समा मोहसिन खालिद उनके साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। थाना कैंट के इलाका डीसी कॉलोनी में शोहर की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली माहम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कब से उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। जी आप बताइएगा, कब से आपको आपके हस्बैंड जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते थे? शुरू से, पहले दिन से वो मेरे साथ यही सलूक करते आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या आप दोनों के दरमियान ऐसी क्या नाचाकी थी जिसकी वजह से वो आपको इतनी बेदर्दी से मारते पीटते थे? कोई भी उन्हें ज़रा सी बात पे घर में या उनकी अगर किसी से कोई बहस, कि दूसरों के साथ कोई मामला, अपनी फैमिली से कोई इशू, कुछ भी होता। अच्छा, आप ये तो जिस तरह से वो खातून बता रही हैं, सुना नहीं, दिल बंद हो जाता है जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं। ये जुल्म की इंतहा है, ये अदम बर्दाश्त है। ये रवैया हमारे माशरे में कब तक रहेगा? ये सब हो क्या रहा है? अदम बर्दाश्त का ये रवैया इतना परवान चढ़ता जा रहा है कि हम नहीं देखते हमारी माँ है, बहन है, बेटी है या उस्ताद है, हम सिर्फ तशद्दुद पर उतर जाते हैं। घर हो या बाहर हो, पुरतशद्दुद वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं। क्या बढ़ते वाक़यात, मसाइल और कम वसाइल इस जहनी तनाव की बड़ी वजह समझा जाता है? इस तरह के संगीन इक़दाम उठाने वाले अफराद किन जहनी मसाइल से गुजरते हैं, किन जहनी मसाइल का वो शिकार होते हैं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सितारा इम्तियाज़ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम देखते हैं कि घर में शौहर कभी बीवी पर तशद्दुद करता है, कभी बाप बेटी पर तशद्दुद करता है। अगर बाहर थोड़ा सा निकल जाएं तो ना ये देखा जाता है कि कोई बुज़ुर्ग है, ना ये देखा जाता है कि कोई उस्ताद है। सिर्फ छोटे से मामले पर या तो गोली चल जाती है या फिर मार भी दिया जाता है, जान ले ली जाती है। ये अदम बर्दाश्त का रवैया जो हमारे मुआशरे में इस वक्त राइज है, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि छोटा है वो ना बड़े की इज़्ज़त करता है, बड़ा है ना वो बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करता है। इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आपने जो मिसालें दी है बहन, ऐसा ही है। मैं सिर्फ चाहूँ कि इन मिसालों में उन ख़वातीन माओं को ज़रूर ऐड कर लें जो जब अपनी बेबसी का इजहार नहीं कर पाती हैं तो अपने ही मासूम बच्चों को बेदर्दी से पीटती हैं, और उसके बाद जब उनका ये गुस्सा थम जाता है उसके बाद उनको गले लगा के रोती भी हैं। वो भी इतना ही बड़ा तशद्दुद है कि वो मासूम बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये माँ मुझे क्यों पीट रही है, और माँ को भी ये नहीं पता होता कि मैं आखिर अपना गुस्सा उतारने के लिए, अपनी उलझने निपटाने के लिए इसको मैं क्यों पीट रही हूँ। बेटा, आपने किचन के अंदर कुकर, प्रेशर कुकर देखा है? कभी प्रेशर कुकर देखा है कि प्रेशर कुकर पे जब कोई चीज बन रही होती है और उसके ऊपर लिड और सीटी लगी होती है, देखा है ना आपने? जी जी। अच्छा, आपने जब देखा है कि जब ये बॉईल होने वाली होती है, चीज तैयार हो रही होती है, तो वो सीटी जो हिलनी शुरू हो जाती है, राइट? जी जी। आप वो देख रहे होते हैं कि वो आप अपने काम में लगी हुई है और वो सीटी जो है वो हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। तो वो सीटी बस बेताबी से इंतजार कर रही होती है कि कोई भाग के जाए और आप वो सीटी हटाएं और वो सारा स्टीम एक साथ निकल जाए। ऐसा ही है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ये सीटी लॉक हो जाती है तो फिर प्रेशर कुकर फटते हुए भी देखे होंगे आप। इस वक्त जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, जो हमारा बैरूनी दबाव है और जो हमारा अंदरूनी वबाल है, बेबसी, नाकामी, नाउमीदी, बेचैनी, हम सब इसी कुकर की एग्जाम्पल है जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। हम सब इस वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, ये प्रेशर कुकर है जिसकी सीटी कंटिन्यूसली हिल रही है, और इसको सिर्फ अगर सीटी हटाने की देर है, और आप ये देखें कि ये गैस कैसे निकलती है, और जब सीटी नहीं हट रही है तो फिर ये फट रही है, और जब फट रही है तो ऐसा ही हो रहा है जैसा आप ये बता रहे हैं कि जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो वहाँ पर अपना इख्तियार कर रहा है, अपने जज्बात का गैर माकूल जो है वो इजहार कर रहा है, और नुकसान पहुँचा भी रहा है और नुकसान कर भी रहा है, क्योंकि खुदकुशियों की इतनी बड़ी तादाद जो इवन अभी मैं आपको बताऊँ, बच्चों को कह दिए कि जनाब हमारे पास ज़्यादा मेंटल हेल्थ सेंटर के केसेस आते हैं। ये अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनाब इस दफा इम्तहान होंगे, और इम्तहान होंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो जो फ्री के अंदर 2 साल से आपको प्रमोट किया जा रहा है वो नहीं होगा। 8 बच्चों ने खुदकुशियां की है जनाब इस मामले पर, सिर्फ इसलिए कि मेरा इम्तहान होगा। आप अंदाजा करें
कि हमारी तरबियत क्या हो रही है, हमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मैं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। मुझे तो 2 साल से ये पता था कि मैं बगैर कुछ किए पास हो जाऊंगा और प्रमोट हो जाऊंगा। अचानक आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इम्तिहान लूंगा, वो भी अगले महीने जुलाई के अंदर, और जून तो आ चुका है, तो इसका मतलब है कि 100% मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और वो जो एक तवक्कात है जो घर के अंदर माँ बाप बैठे हुए, और फिर माँ बाप का भी प्रेशर उस बच्चे पर, रिश्तेदारों का भी प्रेशर उस बच्चे पर, घर के बड़े बहन भाइयों का प्रेशर भी डॉक्टर साहब उस बच्चे पर। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तमाम मामले में हम फिर कसूरवार किसको देखें? क्योंकि तादाद तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे हो जाएं, ख़वातीन हो जाए, मर्द हजरात हो जाए, हर कोई किसी ना किसी जहनी दबाव से गुजर रहा है, जहनी तनाव से गुजर रहा है, और यही कोशिश करता है कि मैं अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल दूँ। कसूरवार कौन है? देखिए, एक तो वो मादी बुनियादी वसाइल मेरी और आपकी तसल्ली से तो बेटा पूरे नहीं होंगे ना। किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं चल रहा और मैं उसको अच्छी अच्छी बातें करता रहूंगा, खाली पेट, तो आपको पता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कफर की तरफ जो है वो ले जाता है, कुफर की तरफ ले जाता है, फकर कुफर की तरफ ले जाता है। अल्लाह से इनकार कर देता है बंदा जब खाली पेट होता है। आपको मालूम है कि जो है वो शरीयत के अंदर हराम हलाल कर दिया जाता है जब जान बचाने की बात आ जाती है। तो जिस माहौल के अंदर हम गुजर रहे हैं, जिस माशी दौर से हम गुजर रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका तो वाकई ऐसा है, और मैं गरीब तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अमीर तबका जिसका कारोबार वाइप आउट हो गया, वो दुकानदार जिसका लॉकडाउन से दुकानें जो है वो बंद हो गई, वो लोग जो बेचारे काम नहीं कर सकते थे, वो क्या करें? वो घर में जाते हैं तो उसको पर इतना प्रेशर है घर वालों का कि घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। बीवी की तरफ वो देखता है, बीवी की समझ में नहीं आ रहा माँ की कैसे पूरा होगा, फीसें कहाँ से जो है वो देंगे। तो ये जो इतना बड़ा साइकिल है, उसके अंदर लोग देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रहनुमा है, क्या यहाँ पे कोई रोल मॉडल है, क्या यहाँ पे कोई सब्र पे तलकीन करने वाला है, क्या कोई यहाँ पे सब्र तवक्कुल शुक्र का कोई बंदा है जिसके साथ बैठ के थोड़ी सी तसल्ली कर ले। यहाँ तो आप देख रहे हैं जो तूफान बदतमीजी असेंबली से शुरू हुआ हुआ है और रोडों तक, और हर जगह नजर आ रहा है। मैं कौन रोल मॉडल है जिसको मैं कहूँ कि देखेंगे वो भी तो सब्र कर रहा है ना। देखें, वो बच्चा भी तो सब्र कर रहा है ना, उस माँ को भी देखो, वो भी तो गुजारा कर रही है ना, उस बाप को देखें, वो भी तो जद्दोजहद करके तलकीन कर रहा है ना। ये हो कहाँ रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा। हर आदमी ये कह रहा है कि छीन लो, झपट लो, नहीं समझ में आ रहा तो गालियां दो, अगर इख्तियार रखते हो तो जूते चलाओ, हाथापाई करो। अब जब ये आपका कल्चर बन जाए, जब आपका ये माहौल बन जाए, घर में भी यही हो रहा हो, स्ट्रीट में भी यही हो रहा हो, बाजार में भी यही हो रहा हो, असेंबली में भी यही हो रहा हो, तो फिर ये कौन किसको समझाएगा? डॉक्टर साहब, कौन जी किसको जो है वो समझाएगा? जाहिर सी बात है, यानी कोई भी मिसाल बनने को तैयार नहीं है, तो फिर हम अपनी आने वाली नस्लों को या मौजूदा जो हमारे बच्चे हैं हम उन्हें क्या सबक दे रहे हैं, हम उन्हें किस राह पे लेके जा रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है कि एग्जाम्स लेंगे, उसके बाद 8 बच्चे जो कि आप बता रहे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, ये कोई छोटी तादाद थोड़ी है, 8 घरों के 8 बच्चे, फिर उन 8 माओं का दुख। मुझे ये बताएं कि हम ज़्यादातर अपने मुआशरे में बच्चों के साथ साथ ख़वातीन को तशद्दुद होता हुआ देखते हैं, और ज़्यादातर होता ये है कि मर्द ही कर रहे होते हैं तशद्दुद। ये जो उम्र है बच्चों की और ख़वातीन की, ये वो नाजुक सी उम्र है जिसमें शायद हमें इन्हें समझना चाहिए। तो किसी ना किसी हद तक आपकी नज़र में क्या कोई जिम्मेदारी मर्द पे आयद होती है? क्योंकि वो घर का सरबराह है, वो घर के माहौल को ठंडा रख सकता है, वो बेगम को समझा सकता है ठंडे तरीके से। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जिम्मेदारी दी है तो मैं समझता हूँ कि 100% जिम्मेदारी उसकी है। उसका काम ये है कि वो ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कराएगा, उसका काम ये है कि ये कैसे हम आहंगी करेगा। आप देखिए, घर एक इदारा होता है, इदारे का एक सरबराह होता है, और जब कुछ भी हो जाए सारा ब्लेम किसको लेना पड़ेगा? उस इदारे के सरबराह को लेना पड़ेगा या सरबराह ही छोड़ेगा? ऐसे ही होगा ना। आपको पता है कि आप तो, मुझे बड़ी हंसी की बात है कि ऑब्वियसली जॉब्स की बड़ी रोटेशन हो रही है कोविड के बाद। तो एक बंदे को बहुत अच्छी ऑफर आई, उसको कहा कि हम आपको सीईओ बना रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं अपनी जॉब के अंदर बहुत खुश हूँ, मुझे आप सीईओ बनने के लिए, बड़ी अच्छी कंपनी थी, बड़ी ल्यूक्रेटिव जॉब थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ बनने वालों। कहने लगा, इमरान भाई सबसे पहले फारिग भी सीईओ ही होता है, इसलिए मुझे नहीं बनना है सीईओ। तो आप ये कह रहे हैं ना कि अब आपको जब आपने जिम्मेदारी ली है, अब आप जब उस सीट पे बैठे हैं, जब आप इस मसनद पे आए हैं, तो फिर आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बाहर जाके ये नहीं कह सकता यार मैं क्या करूं, मेरी बीवी नहीं सुनती, यार मैं क्या करूं, बच्चे नहीं सुनते, यार मैं क्या करूं, नौकर नहीं सुनते, तो फिर मैं बेकार किसी का लीडर हूं ना। तो या तो मैं लीडरशिप से जो है वो इस्तीफा दूं, या मैं वहां से हटूं, और वो भी आपको पता है यहाँ पे इस्तीफा देने का कोई कल्चर है नहीं। बिल्कुल ठीक है। इमरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो हम अदम बर्दाश्त शायद
एक 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 करके चेन जुड़ी हुई है। अगर घर का कोई एक फर्द भी थोड़ा सा ठंडा मिजाज रखता है तो यकीन करें कहीं ना कहीं तब्दीली ज़रूर आएगी। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे अपने फ़ख्र से, अपने मुल्क के फ़ख्र से, अपने मुल्क के टैलेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क, ज़हीन इंसानों की सरजमीन, पाकिस्तान यंग टैलेंट का देश है और इस जरखेज़ मिट्टी की एक ऐसी होनहार बेटी से आज मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने कराची से न्यूयॉर्क का सफ़र अपनी काबिलियत की बुनियाद पर तय किया। ये कोई छोटी बात नहीं जनाब, हम बात कर रहे हैं सानिया इरफान की, जिन्होंने पाकिस्तान में टॉप किया और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की भी स्पीकर ऑफ द ईयर करार पाई। उन्होंने ना सिर्फ खुद को बेहतरीन स्टूडेंट साबित किया बल्कि उनकी तकरीर का हर एक लफ्ज़ सुनने वालों को अपना फ़ैन बनाता गया। यही नहीं, कोरोना से मुतालिक आगाही या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का अहम मामला हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए मुआशरे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करती रही हैं। वो उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब तक कौन कौन सी कामयाबियाँ वो समेट चुकी हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारा यंग टैलेंट, हमारा फ़ख्र हमारे साथ मौजूद है। सानिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इतनी तारीफ़ों के लिए बहुत शुक्रिया। तारीफ़ें बनती हैं आपकी, आप हकदार हैं माशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट, इतनी काबिलियत, और जब इतनी काबिलियत हमारे बच्चों में हो तो उनको सामने लाना, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया से मुतारिफ कराना हक तो बनता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में भी टॉप किया और अमेरिका में भी हमने देखा कि आपने अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े। अब ऐसा कौन सा ख्वाब रह चुका है कि आपने पूरा करना है या आगे क्या मिशन है? तो मैंने अमेरिका में मीडिया स्टडीज़ में BSc किया है, फिल्म प्रोडक्शन मेरा फोकस रहा है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि माशरती मसाइल के बारे में मज़ीद सीखती रहूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और फिर माशरती मसाइल पे कहानियाँ बनाऊँ, फिल्म्स बनाऊँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने आपकी तकरीर पहले तो मैंने सुन ली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसका जो पहला हिस्सा है वो अपने नाज़रीन को सुनवाएं, फिर हम इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये इसका जो एक लफ्ज़ है ना, वो दिल को छू रहा है। वो मतलब ऐसे है कि जैसे दिल से निकल रहा है और जो सामने वाला है उसके दिल में उतर रहा है। तो अगर मैं इसकी तैयारी की बात करूं तो कितनी देर में तैयारी की थी? ये मैंने एक दफ़ा लिखने के बाद कोई 10-12 दफ़ा खुद से प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद एक ग्रेजुएशन स्पीकर्स की कमेटी बैठती है जिनके सामने हमें तकरीर डिलीवर करनी होती है। वो पहले रिटन स्पीच को देखते हैं, फिर आपकी स्पीच सुनते हैं, और उसके बाद कोई 10-12 मरतबा फिर से तैयारी की होगी। 10-12 मरतबा, देखिए ना, बार बार प्रैक्टिस की ना, ज़बरदस्त रिजल्ट आया। अच्छा, वैसे जब हम तकरीरें सुनते हैं या हम देखते थे तो ये होता था सैकड़ों लोग, अम्मा अब्बा भी बैठे होते थे और बड़ा सोचते थे कि अच्छा तालियां बजेंगी, बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, मज़ा आएगा। लेकिन एक अकेले कमरे में करना कैसा महसूस किया आपने? सच बोलूँ तो थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि मैं मल्टीपल टेक्स कर सकती थी, इस तरह का लाइव सेशन नहीं था। लेकिन एक बात ये होती है कि जब ऑडियंस आपके सामने नहीं होती तो आपको रिस्पॉन्स नहीं पता चलता। और मुझे ये फिक्र थी कि मैं जिस नीयत से लिख रही हूँ, क्या उस तरह लोग समझ पाएंगे इसे, क्योंकि ये सच है कि यूनिवर्सिटी के मामले में या सकाफ़त के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं फ़ख्र करती हूँ, तो मैं उनका जिक्र करना चाहती थी, लेकिन किसी गलत चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती। और हमने देखा भी, आपने कुरान का भी हवाला दिया, फैज़ को भी कोट किया, मगरिब में पाकिस्तान में। आपसे पूछना चाहूँगी, और पाकिस्तानियों से मुतालिक क्या तासुर पाया जाता है? पाकिस्तानियों से मुतालिक मेरा ख़्याल है अभी उतनी आगाही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ की मीडिया इंडस्ट्री डाइवर्सिटी और शमूलियत की बातें कर रही है, तो लोगों को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की एक मुनफरिद शनाख्त भी है। वरना अक्सर पाकिस्तान और मिडल ईस्ट को एक समझा जाता है, या पाकिस्तान और इंडिया को एक समझ लिया जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहानियाँ मंजर आम पे आ रही हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियत एक मुनफरिद शनाख्त है और उसकी बुनियाद पे ये फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए किसी के बारे में कि उनके पसमानदा ख्याल आते हैं या वो इंतहा पसंद होंगे। ठीक। अच्छा, मेरे नज़र में पाकिस्तान का एक बड़ा मसला मैं ये समझती हूँ कि ब्रेन ड्रेन का, यानी हमारा जो टैलेंट है उसको ज़्यादा पसंद होता है कि वो बाहर जाकर काम करे, वो मुल्क छोड़ के चला जाए, वो बैरून मुल्क ज़्यादा उसको लगता है कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आपका इरादा पाकिस्तान में रहने का है या पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करने का है? मैं अगले 1 से 3 साल चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ,
वहाँ तजुर्बा हासिल करूँ, बैनुल-अक़वामी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखूँ और फिर उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की कहानियों पे काम करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी जो ज़्यादा आबादी है नौजवानों पर मबनी है और हम बचपन से ये सुनते आए कि जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा सच है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और अगर वो टैलेंट है तो मुल्क के हालात जो हैं वो क्यों नहीं बदलते हैं? मेरा ख्याल है वो टैलेंट बिल्कुल है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स बाहर भी चल जाए उसके बावजूद है। चाहे बैनुल-अक़वामी सतह पे आप मुकाबले देख लें मुख्तलिफ़ चीज़ों की, या आप मुल्क के अंदर देख लें, चाहे वो ख़वातीन के हुकूक़ हों, अक़लियतों के हुकूक़ हों, बेशुमार नौजवान हैं जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उस हवाले से। मेरा ख़्याल है कि हम अक्सर आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि कुछ निज़ाम हैं जो आज़ादी राय पे की राह में मुश्किलात खड़ी करते हैं, या इन तमाम मसाइल पे गुफ्तगू करने की राह में मुश्किलें खड़ी करते हैं। क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं ना कि मुल्क पे तनकीद करना गलत है, हालांकि मेरा ख्याल है कि मुल्क पे तनकीद करना जज्बे हुब्बुल वतनी की आला तरीन मिसाल है, क्योंकि जब मसाइल की शनाख्त होगी तभी मसाइल हल हो सकते हैं। और आपको ये फिर आज़ादी भी मिलती है ना कि आप अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि फ़िल्म मेकिंग में भी आप अपना नाम कमा रही हैं, इस वक्त किन सोशल इशूज़ पर काम कर रही हैं? नाम कमा रही हूँ ये तो नहीं पता, उम्मीद है कि नाम कमा सकूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैंने हबीब जालिब पे एक वीडियो ऐसे किया था उनकी मज़ाहमती शायरी पे, तो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ख़वातीन के हुकूक़ पे जो ख़वातीन सोशल मीडिया पे बात करती हैं उन पे एक वीडियो ऐसे बनाने की कोशिश कर। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आज यहाँ पर बैठ के आप अपने से 10 साल छोटी सानिया को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या वो मशवरा होगा? मैं अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिलाऊंगी और कहूँगी कि बेझिझक सवाल पूछो, क्योंकि हमें अक्सर जो तासुब और नाइंसाफ़ी सिखाई जाती है वो इसीलिए कायम रहती है क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि हम किसी न किसी चीज़ को कोट कर देते हैं, आपने जब तकरीर की हमने देखा कि आपने जिस फैज़ का हवाला दिया, कुरान पाक का हवाला दिया, यकीनन लोगों के दिलों में ये चीज़ उतरी होगी। लेकिन जब आपने इसको अपने घर वालों के सामने रखा या अम्मा अब्बा को, किसी कज़न को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बेस्ट है, बस कर लो। अब एक कज़न को सुनाया था, उन्होंने कहा था हाँ जी कर लो। अम्मी अब्बू को ग्रेजुएशन के दिन सुनाना था, तो वो कज़न ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो ठीक लगी। अच्छा सानी, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि कराची से इतना लंबा सफ़र और इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने तय किया, इस वक्त बहसियत पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने मुल्की हालात को जब देखते हैं हर एक की नज़र में कि मसला ये है या ये है या ये है, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डिसेंट को या मसाइल पे तनकीद को, आज़ादी राय को वो अहमियत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए और जो लाजिम है मुल्क की तरक्की के लिए। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी तकरीर का हर लफ्ज़ दिल तक पहुंचता है। हम चाहते हैं कि नया दिन के प्लेटफॉर्म से आप तकरीर के ज़रिए एक पैगाम दे खूबसूरत सा। जी अच्छा, तो मुझसे ये कहा गया था कि तकरीर के हवाले से या इससे पहले जो मैंने कुछ लिखा है मैं वो पढ़ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी नज़म पढ़ना चाहूँगी, मेरी उर्दू के नाम, जो मैंने अपने स्कूल के आखिरी साल में पढ़ी थी। ये शुरू होती है, मेरी फिसलती लड़खड़ाती हुई उर्दू के नाम, जो है डगमगाते तारों भरी एक आसूदा शाम। ये है मेरी गुफ्तगू की उर्दू, मेरी लिखाई की उर्दू, मेरे वजूद की गहराई तक रसाई की उर्दू। मेरी उर्दू मुझसे नाराज़ भी है और रंजीदा भी है, चुनाचे ये माफ़ीनामा भी है और कसीदा भी है। मेरी उर्दू चीखती है तुमने बुला दिया, ये सदा देती है तुमने घर को भुला दिया। इसी में हिजरत रोती है, आज़ादी हंसती है, वतन की सोंधी मिट्टी की खुशबू बसती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम इसको आगे भी लेके चलें, लेकिन दरमियान में एक सवाल मेरे जहन में आ गया है कि आपको फैज़ की शायरी से कितना लगाव है? हमने देखा हवाला भी दिया गया, क्योंकि आपकी तकरीर का कुछ हिस्सा फैज़ की शायरी पर मबनी था। पहले थोड़ा सा आपकी तकरीर का वो हिस्सा हम सुनवाते हैं। मैं चाहूँगी हम ये पैगाम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आप दे रही। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, अब वो तकरीर जो कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से करना चाह रही थी, वो तमाम लोगों के लिए जो कि सुन के कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। ओके, बिल्कुल। तो इस नज़म का नाम है मेरी उर्दू के नाम। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। मेरी उर्दू कमज़ोर हो रही है, थोड़ी अकड़ी हुई है, शायद बहरो वज़न की क़ैद में जकड़ी हुई है। अशार की सूरत देखकर गर्म जोश हो जाती है, मगर तगाफुल सहे तो खामोश हो जाती है।
जब भी अंग्रेज़ी के तर्जुमे पूछूं मैं, मेरी उर्दू से सख्ती है तंग गलियों तारीक कूचों में, मेरे अल्फाज दो ज़बानों में बिखरे हुए हैं, हर एक सिमत से थोड़े उखड़े हुए हैं, मगर मुझे अंग्रेज़ी में हंसना नहीं आता है और बग़ैर उर्दू के बसना नहीं आता है। फिर खोजूंगी मैं अपनी उर्दू के ज़ख़ीरों को, धूलो ज़ंग के अंबार में पोशीदा हीरों को, ताकि गूंज बन जाए मेरी ये खामोश उर्दू कि इसकी ताल पे झूमें तख़य्युलात हर सू। क्या बात है। और वो जो लोग समझते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना सिर्फ अब अंग्रेज़ी बन चुका है, अब ऐसा नहीं है। ये जो आपने बात कही और ये जो आपने स्पीच किया है, मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह से समझें कि हमारी पहचान भी उर्दू है, हमारा ओढ़ना बिछोना भी उर्दू है। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि हम देखते हैं कि कुछ अरसे में हमने देखा है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है सस्ती शोहरत के लिए टिकटॉक पर हमने देखा है कि बहुत सारी वीडियोज़ बनती हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, शायद इस तरह के शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। आपकी नज़र में इन नौजवानों को इस तरह के शॉर्टकट लेने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना ये ज़रूरी है? क्या पैगाम है आपका? मेरा ख़्याल है टिकटॉक पे भी आप मेहनत करके बहुत अहम मसाइल उजागर कर सकते हैं। मसलन जिस तरह चाइनीज़ मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, उस पर आपने देखा होगा टिकटॉक के ज़रिए लोगों ने आगाही पैदा की। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी मेहनत पढ़ाई की तरफ भी हो सकती है और साथ साथ इन प्लेटफॉर्म्स को बेहतर समझने में हो सकती है कि किस तरह हम इन्हें सोशल जस्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो हमारे जो मसाइल हैं हम उनको उजागर कर सकते हैं या फिर दूसरे लोगों से हम सबक सीख सकते हैं, जैसे आपने चाइना की मिसाल दी है। थैंक यू सो मच सानिया, बेहद शुक्रिया। और यकीन करें कि जी मुझे आपसे मिलके हुई है ना कि हमारे मुल्क का ये टैलेंट जिस तरह से हमारे मुल्क की पहचान बना है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करा है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। आप हमारा फ़ख्र हैं और मज़ीद हम आपको इसी तरह से बढ़ता और आगे तरक्की करता हुआ देखें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। के हवाले से बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो कि मुझे लगता है कि मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। लेकिन ज़्यादा सोचना सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से भूख मर जाती है, वज़न आपका वैसे बढ़ता तो है लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा गिर जाता है, जिस्म पर खुराक नहीं लगती। ऐसे अफराद जो ज़्यादा सोचे बगैर नहीं रह सकते, वो अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएं, क्या ऐसा डाइट प्लान अपनाएं कि जनाब सोचना थोड़ा सा कम कर दें। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत जवेरिया महमूद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? महक से बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, लास्ट टाइम आई अटेंडेड योर वलीमा में हमारी मुलाकात और महक मेरी बड़ी ही प्यारी, बड़ा ही क्यूट बेबी अजान और महक बड़ा ही प्यारा कपल है। और आज मुझे मैं लाहौर से कुछ दिनों से आई हुई थी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मैंने आपके प्रोड्यूसर को बताया कि आई एम हियर, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली यू कैन कम। जल्दी से बस जवेरिया को बुला लाते हैं क्योंकि भाई हमारी आवाम रोजाना जो है इस सेगमेंट को बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ज़्यादा सोचना सेहत पे मनफी असरात मरतब करता है? जी बिल्कुल, आपको पता है साइकोलॉजिकल फैक्टर और ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब आपका जो आपकी जहनी सलाहियत बहुत पीछे रह जाती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है तमाम उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा सोचते हैं और फिर उनके खाने पे ये चीज़ असरअंदाज करती है। ऐसा ही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन्हें अपने खाने में क्या ऐसा शामिल करना चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा सोचने से ना आपको आपका खाने में दिल लगता है, ना आपको नींद बेहतर तरीके से आती है, खाना सामने पड़ा रहता है, ठंडा हो जाता है, अम्मा जो है वो बातें सुनाती रहती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए कि सबसे पहले आपकी 8 घंटे नींद ज़रूरी है, क्योंकि अब होता है जो लेटेस्ट जो वक्त जा रहा है इसमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं और लोग गैजेट्स का इस्तेमाल बंद नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गैजेट्स को साइड पे रख दीजिए और जो देखिए सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ और इन्फॉर्मेशन, पर वो चीज़ जब ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और जो इंसान बर वक्त सोता नहीं है, बर वक्त खाता नहीं है, तो उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, इवन आपका मूड स्पॉइल हो जाता है। और ज़्यादा सोचने से देखें जहाँ पे आपकी सलाहियत मुतासिर होती हैं वहीं पे आपका जो इंटरनल सिस्टम है, आपके ऑर्गन्स हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पे, आपके दिल पे, आपका जो मतलब ये बड़े नाजुक ऑर्गन्स हैं हमारे। तो इंसान इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो ओवर थिंकिंग करे, और क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है और ना वो उससे पहले होती है ना वो उससे बाद में होती है। तो आप दुआ ज़रूर कीजिए और अपना यकीन कामिल रखिए। और जहाँ तक देखिए ज़्यादा सोचते हुए कुछ लोग ना
सडन मतलब ईटिंग डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, स्वीट हंगर अटैक्स, सॉल्टी अटैक्स, ये पूछ रही थी कि वजन बढ़ जाता है और आप एकदम फ्रिज में जाके कोई ना कोई मीठा खा रहे हैं और कोई ना कोई आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं और या आप डिप्रेसिव स्टेट में हैं, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम वजन भी बढ़ जाएगा ना, वजन बढ़ता है क्योंकि इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, सोते हुए भी जिनका वजन बढ़ जाता है। वो कहते हैं हमारा अक्सर मतलब ड्यूरिंग नाइट पीरियड हमें फील होता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, और जब आप जाग रहे हैं और आपकी हेल्दी स्नैकिंग ईटिंग नहीं है, अक्सर लोगों का महज क्वेश्चन होता है कि हम रात जागते हैं और हमें नींद नहीं आती तो हम क्या करें। देखिए, तो आपका स्पेसिफिक पर्पज़ है कि आपने कोई सुबह प्रेजेंटेशन देनी है, आप कोई कॉलेज स्कूल ऑफिस जा रहे हैं, आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज़, आप उस पर काम करें, फिर तो यू आर अप और आप ब्लैक कॉफ़ीज़ ले रहे हैं और जागने के लिए सब करें। लेकिन ये कभी कभार अच्छा लगता है ना, डेली की रूटीन में तो ये डेली नहीं अच्छा लगता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इंसान का अपने पे कंट्रोल, जो सेल्फ विल और सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि बीमारी में जो अल्लाह शिफा देता है वो भी पर्सनल विल बड़ी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला बीमारी देता है तो शिफा भी देगा। और अगर ये कोई भी ज़िंदगी है, पता है अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, बड़े मामलात आ जाते हैं, पर कभी भी किसी चीज़ को ओवर थिंक करके उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन दुआ में है, आपकी भरपूर जो अच्छी डाइट है उसमें है, भरपूर आपकी नींद में है, और अच्छे पॉजिटिव लोगों का जो साथ है ना, इट टेक्स यू बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, अगर वो पॉजिटिव नहीं है ना, तो आपका पूरा दिन और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटीज़ एंड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि देखिए, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल पीपल और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट, एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए भी तमाम ये जो हमें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, पूरे लोग सुन रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि तमाम वो लोग जो बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते, जो अपने कोलीग्स को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि ये माशरा अप्रिसिएशन से बनता है, ऐसा ही ये मोहब्बतों से बनता है। हमें ग्रो और फ्लोरिश करने के लिए, चाहे कोई चेयरमैन है या चाहे आपका कोई भी आपका कोलीग है या किसी भी किस्म के वो ताल्लुक़ रखता है, आप एक दूसरे को मोहब्बत करें, अपनी कैपेसिटी में अप्रिशिएट करें, क्योंकि अप्रिसिएशन से इंसान, जैसे आप ग्रीनरी को, आपको पता है सनलाइट चाहिए होती है, ग्रीनरी को हवा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इंसान एक दूसरे को मोहब्बतों से नॉरिश करते हैं। तो आप अगर एट सर्टन स्टेज लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो आप जो है स्पेसिफिकली आप लोग अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तमाम उन लोगों को सराउंड रखें जो कि आपको डाउन मोमेंट से भी आप लेके जाएं, और फ़ौरन अपना जो ग़िज़ाई पहलू है उस पर भी तवज्जो दें। ये ना करें कि डिप्रेसिव स्टेट में, आपको पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं ना, वही ना, किसी का वजन बहुत ही गिर जाता है, जैसे मैं हूँ कि मैं जब बहुत सोचता हूँ मेरा वजन बहुत गिर जाता है, और कुछ लोग हैं जो वजन बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। नहीं, देखिए, अल्लाह ताला लाइफ में हर किसी पे सिचुएशंस आती हैं, और इसको ओवरकम करना ये एक इंसानी फितरत में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पहलू है, और ये आपकी ना सिर्फ आपके रिश्तों को मुतासर करता है, बल्कि पहले आप सेल्फ इसमें जो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि अगर किसी देखिए, इंसानियत का बेहतरीन और ह्यूमैनिटी, क्योंकि लाइफ इज़ प्रीशियस, हम मतलब आजकल ही देखें कि हम कोई न्यूज़ ऐसी सुने तो हम डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी मोहब्बतों से, ह्यूमैनिटी से पैदा किया है, और जिस इंसान में एक सेंसिटिव पहलू है तो सिर्फ वही सोचेगा और वही परेशान होगा, और जो दूसरे कई ऐसे लोग हैं तो वो कभी भी नहीं होंगे। पर इन चीज़ों को अपने पे हावी नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को हमेशा मैनेज करना चाहिए, एंड इफ़ यू आर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन तो यू आर द विनर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे अगर एक शख्स की रूटीन है कि वो जब सोता है, सोचने से पहले 2-3 घंटे सिर्फ सोचता ही रहता है। हाँ, ये होता है ना कि अगर आप 12 बजे लेट रहे हैं सोने के लिए, तो आपको 3-4 बजे नींद आ रही है, क्योंकि आप सिर्फ सोचे जा रहे हैं। If you sit with the winners, if you sit with the winners, तो you are the winner, और if you sit with the losers, you are the loser। तो आपकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। मैन इज नॉन बाई कंपनी ही कीप्स। तो आपकी जो गैदरिंग है, जो आपके लोग हैं, देखिए कभी आपके साथ वाले लोग आप पे ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप अपना खाना छोड़ देते हैं, और खाना छोड़ने से आपकी रूटीन मुतासिर होती है। देखिए, हम खाने की तो बात करते हैं कि पोर्शन साइज कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ, पर उन लोगों का क्या जो आपके खाना मुतासर कर देते हैं, जो आपकी फैमिली डिस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, कई ऐसी चीज़ों में आते हैं। तो आप ये देखें कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो सर्टन पॉइंट्स हैं कि लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, अंडर एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मजबूत और एक मुकम्मल आदमी और इंसान बनाया, और इसमें हम सबका फ़र्ज़ है ना कि हम दूसरे को संभालें, दूसरे को पॉजिटिविटी दिखाएं। लेकिन देखिए, हमारे माशरे में अगर खुद कोई शख्स नेगेटिविटी का शिकार है, जो कि मुझे लगता है शायद हर कोई है, आज के टाइम पे हर कोई है, तो किस तरह से दूसरे को संभाल सकते हैं? देखिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर से शुरू होती है,
और ये आपकी, जैसे आपको पता है महक, हम लोगों ने कितने प्रोग्राम जैसे किए कि मैं कहती हूँ कि फर्स्ट 20 ईयर्स की न्यूट्रिशन नेक्स्ट 20 ईयर्स पे है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपका होम इंस्टीट्यूशन, मदर्स लैब इंस्टीट्यूशंस बहुत काउंट करता है इसमें। मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे उनके अखलाक किरदार अच्छे नहीं है तो उनके पेरेंट्स ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है, पर ये मुआशरा इंसान को बनाता है। आपके घर का माहौल बड़ा मैटर करता है, क्योंकि मदर लैब इज़ अ लैब इंस्टीट्यूशन। आपको पता है ये हम जब निकलते हैं कि कोई भी आप इंसान या बच्चा ले लें, तो जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इस माशरे में, अच्छा वो इंटरनल नेगेटिविटीज़ और चाइल्डहुड बिहेवियर उसका नेगेटिव अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव शो करेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव शो करेगा। और नेगेटिविटीज़ को बेसिकली बेस्ट मैनेजमेंट इसकी ये है कि नंबर 1, डोंट स्किप योर मील। आप डिप्रेसिव फेज आ जाते हैं, अपने मील स्किप नहीं करना, क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। और फिर अपनी पर्सनल विल और मैनेजमेंट, हाउ टू मूव ऑन एंड हाउ टू कॉप अप विद द सिचुएशन। आप में इतना गट्स और ग्लोरी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ आप उस वक्त ये याद करें कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ अल्लाह की ताकत मौजूद है, मेरे साथ मेरे माँ बाप है, मेरे साथ मेरी फैमिली है। अगर आपको कुछ सपोर्ट है, क्योंकि देखिए इंसान इतना डिप्रेसिव पैदा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि हमने एक दिन चले जाना है, और हमारी ये जो लाइफ है ये दिस इज़ नॉट परमानेंट लाइफ। और हम कभी आपको पता है कुछ लोग ऐसा सोचें भी तो डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं, पर अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं कि हमारा कोई भी नहीं है तो इंसान जो है वो बहुत शदीद डिप्रेशन में चला जाता है, जिस पे वो सोचना शुरू करता है। छोटी छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अल्कोहल अब्यूज़ बिल्कुल नहीं, उसमें ना जाए, क्योंकि जो लोग उसमें जाते हैं उनको डाउन ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, और फिर वो खुद ही मतलब दे आर द मिलीनियर्स एंड द रिच पीपल एज वेल। और वो फिर बहुत सोचते हैं कि अच्छा वी मेक बिलियन ऑफ रुपीज़, क्या ये हमने औलाद के लिए बनाया, हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे। तो आप ये देखिए कि इंसान जो है वो खुद एक मुकम्मल इंसान होता है, और वो अपने आप से, अपनी पॉजिटिविटी से इस दुनिया को, माशरे को कंप्लीट करता है, मोहब्बतें बिखेर के, पॉजिटिविटी स्प्रेड करके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें सारी चीज़ें तो मैंने बात की, पर ये है कि जो खुराक का पहलू है ना, ईटिंग इज़ अ गुड थिंग। आपको पता है वैसे क्या हेल्दी खाना क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, कि एक शख्स अगर इस चीज़ से गुजर रहा है कि वो जहनी तनाव का शिकार है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, यकीनन ग़िज़ा तो मैटर करती है क्योंकि उसके अंदर जा रही है वो, तो वो क्या होनी चाहिए, उसकी हेल्दी डाइट क्या होगी? देखिए कोशिश करें नंबर 1 कि अपनी डाइट में, क्योंकि आजकल तो लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन्स और वाटर रिमाइंडर लगाए होते हैं, पर अगर आपके माइंड आपका बेस्ट, आपको पता है ह्यूमन ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और ये मिरेकुलस थिंग है, ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है ह्यूमन ब्रेन जो है, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन ब्रेन। तो आप ये आपका जो खाने पीने का अमल है, आप ये जहन में रखें कि जो आप खा रहे हैं आपकी डेली लाइफ में आप उसी तरह से रिएक्शन देंगे। जैसे हम कहते हैं ना ये कुछ गर्म खाने हैं, इसकी गर्म तासीर है, ठंडे खाने ठंडे तासीर है। नंबर 1 पानी का इस्तेमाल करें, 10, 12, 16 ग्लास जितना पानी पी सकते हैं। पहले पानी का करें, फिर डिटॉक्स वाटर की तरफ आएँ, फिर फलों की तरफ आएँ, सब्जियों की तरफ। पहले ना अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ मैं कहती हूँ इंसान पूरी कर ले, क्योंकि पहले जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें नंबर 1 आपकी पर्सनल हाइजीन। आप सुबह उठते हैं तो आप अच्छा बात लीजिए, आप फ्रेश हुए, क्योंकि आप थोड़ी सी वॉक पे चले जाएं, ग्रीनरी देखिए, वैसे ही आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। आप जो इंसान जिसका मॉर्निंग कंप्लीट होती है उसकी लाइफ कंप्लीट होती है, लेकिन मॉर्निंग तभी कंप्लीट होगी रात को अच्छी नींद आएगी। नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग रात को सो नहीं पाते उनको सुबह उनका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, और आप खा नहीं पाते, आप बर वक्त चीज़ें नहीं कर पाते, और आप सारा दिन जो है आप प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मेंटली एग्जर्शन में, क्योंकि जो रात की नींद आपकी पूरी होती है तो आप दिन में मुकम्मल काम कर सकते हैं। सो फाइबर डाइट ऐड कीजिए, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दही का सुबह के वक्त ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वो कोविड में भी बचाता है और आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स जनरेट करता है। उसके साथ अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, पर अगर देसी अंडा तो क्वाइट बेटर। अच्छा, सर्दी गर्मी दोनों? सर्दी गर्मी दोनों। देखिए सिर्फ आपकी हेल्थ कंडीशन है कि आपको अगर एटीरियोस्क्लेरोसिस या हार्ट पेशेंट है, फिर आप एग वाइट ऑमलेट ले लें। नट्स का इस्तेमाल और सीड ग्रुप का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने दही या दलिया जो पॉरेजेस हैं उसमें ऐड कर सकते हैं आप इसको। 1 टीस्पून जो है, अगर मिक्स आप सारे नट्स भी ले लें तो आप सब एक ऐड करें। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फैट्स हम लाखों रुपए के सप्लीमेंट से नहीं ले सकते, हम खुराक से लेते हैं। यू नो एप्पल इज़ आयरन, विटामिन सी इन ग्रेप फ्रूट्स, विटामिन सी इन मैंगोज़, 70% 70% जो है वो आम में विटामिन सी पाया जाता है। सर्दियों में अगर हमारे पास आपको पता है ये ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस थे, तो आजकल हमारे पास ये मैंगो मौजूद है। हर तरह का फल मुझे लगता है गर्मियों में तो आ जाता है। बिल्कुल, आलू बुखारा है, पीचीज है, वाटरमेलन 90% वाटर है। तो
आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस वक्त खाना है, किस वक्त और फूड इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपने मतलब आप इवन रात को जाग भी रहे हैं, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले अपने गैजेट साइड पर रखें और आप मोस्ट पॉजिटिविटी के आप अच्छे लोगों का साथ अपने ज़हन में लाएं कि अच्छा अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी सोचें। हाँ, पॉजिटिव अच्छी सोच अगर आपकी होगी तो नींद अच्छी आएगी। देखिए ये एक इट्स लाइक अ टेलीपैथी, ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है कि जो आप सोचते हैं वैसे ही हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है, वैसे ऐसे होता है। आप नेगेटिविटी सोचते हैं वैसे हो जाता है, अगर आप पॉजिटिविटी के थॉट्स लाते हैं तो वैसे हो जाता है, क्योंकि इट्स लाइक ऑल ओवर ख्वाहिश, अपनी जो सोच है, क्योंकि ये सोच हमें इट्स लीड्स टू द मैसिव सक्सेस एंड डिस्ट्रक्शन एज वेल। इंसान की जो सोच है उसके अमाल में ज़ाहिर होती है, और वो सोच उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर अच्छी सोच है या वो कोई मोटिव अच्छा रखता है, कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, या कोई भी इंसान जिसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। देखिए हर इंसान एक मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए इस दुनिया में आया है। इट्स नॉट लाइक कि हमने कोई 8 ईयर्स की लाइफ गुजारनी है यहाँ पे, मतलब 700-800 साल यहाँ पे किसी ने नहीं गुजारने। 70-80 ईयर्स इस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जा रही है। 80 to 85 में आप बिल्कुल एकदम जो है वो डाउनफॉल में जाना शुरू। और अगर आप किसी भी मेंटल इस तरह की कंडीशन से गुजरना तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। नहीं, बूढ़े होने के साथ साथ आपकी जो अपनी पर्सनल, देखिए इट्स ऑल अबाउट मी ना, कि लब्दा तू बाहर हूँ, कुल आलम तेरे अंदर हूँ। मतलब सुल्तान बाबू का कलाम है कि व्हाट्स यू आर फाइंडिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ कि व्हाट यू आर, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करें, क्योंकि एक पत्थर को भी वो ये है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि इंसान को पहले अपनी वर्थ का पता हो, और आप सेल्फ जो है, मैं वो नहीं कह रही कि सेल्फ ऑब्सेस टोटली हो जाए, पर सेल्फ एप्रिसिएशन होनी चाहिए। यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आप जो कर रहे हैं, आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते या एक रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट है, सिटीज़न है, तो अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियाँ दे के आपको भेजा है, बीइंग अ गर्ल में बात करें तो बेटी, बीवी, बहू, ये तमाम चीज़ें, तो ये जो रिश्ते हैं और इन रिश्तों में जो खूबसूरती है, वो तमाम चीज़ें आपकी इज्जत पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, और फिर पहले आपको अपने पे है तो आप वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचाएंगे ना। आप कैसे, वरना जब आप खुद नेगेटिविटी का शिकार हैं। इतनी मोहब्बतों से भरी हैं कि वो अपनी मोहब्बतें अपने माँ बाप को, फिर अपने बहन भाइयों को, फिर अपने हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए, तो वो सारी ज़िंदगी मुख्तस कर देती हैं मोहब्बतें बांटने में। पर जो नेगेटिव लोग हैं, चाहे उसमें फ़ीमेल्स हैं या मेल्स हैं, क्योंकि इस माशरे में इस टाइम नेगेटिविटी ने स्पॉइलेज इस हद तक कर दिया कि कोई किसी की खुशी देखता है तो उसको बर्दाश्त करने लग जाता ना। और हसद मतलब वो चीज़ है कि ये आप खुद तो इससे डैमेज होते हैं और आप अगले का तो कुछ नहीं होता, पर इससे सिर्फ एक चीज़ सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और तमाम उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला चुनता है अदारों का हेड भी बनाने के लिए, और आपको चुनता है लोगों को देने के लिए। और ये वो तुइज़्ज़ु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशाउ, जिसको चाहता है वो चुनता है। और यहाँ पे एक आयत ऐड करूँगी, हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान, बेशक नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। कोई गलत भी करता है ना तो उसके साथ अच्छा करो, वो फिर गलत करता है फिर अच्छा करो। अगर थर्ड टाइम होगा तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि she or he is a very positive person। हाँ, तो आप उसको विन करें, सिचुएशन को विन करें। और मेरे ख्याल से जीतने का भी बेहतरीन तरीका यही है। तो जनाब अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखें ताकि आप जहनी तनाव का शिकार ना हो। अगर आप जहनी तनाव का शिकार नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी के आधे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे, यानी ज़्यादा ना सोचें। मैं भी आज से कम सोचना शुरू करूँगी। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। और जनाब अब आपसे मेरी मुलाकात होगी और शेब की भी मुलाकात होगी मंडे को, तो मंडे का इंतजार करें। वीकेंड अच्छा सा गुजारें, प्लान करें, बेस्ट ऑफ नया दिन देखना ना भूलें। बहुत सा ख्याल रखें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।